गुड मॉर्निंग। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। देखिए बड़ा इजी चैप्टर है। अगर ये चैप्टर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस वीडियो से आप ये चैप्टर आराम से कर सकते हो। एटलीस्ट ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इसके क्वेश्चन अपन बड़े आराम से करेंगे, खासकर जो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसके क्वेश्चन अपन थोड़े से आराम से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रीफली डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेज ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। अपन हमेशा डिस्कस किया था, जब भी आप क्या कर रहे हो डिजिटली ऑडिट कर रहे हो आईटी बेस के, हमेशा एक दो बेनिफिट तो हमेशा रहते हैं। क्या? एक तो ऑटोमेशन, और दूसरा क्या है? ह्यूमन डिपेंडेंसी क्या होती है? कम होती है, राइट। ह्यूमन डिपेंडेंसी कम होती है। तीसरा ध्यान रखना, अब कुछ काम अगर है ना क्या कर रहा है, आईटी कर रहा है, तो इससे आप क्या कर, आप दूसरे काम पे ज़्यादा है ना फोकस कर पाओगे। इससे क्या होगी? एक तो आपकी एफिशिएंसी बेटर होगी, दूसरी आपकी क्या होगी? इफेक्टिवनेस। दूसरी आपकी क्या होगी? इफेक्टिवनेस बेटर होगी। आपको ह्यूमन रिसोर्स कम रखना पड़ेगा, तो उससे आपकी क्या होगी? कॉस्ट, आपको कॉस्ट बेनिफिट होगा, राइट। आपकी ऑडिट की क्वालिटी आपकी क्या होगी? बेटर होगी। आपकी ऑडिट क्वालिटी बेटर होगी। उससे पहले एक और पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन सा? आपका जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, राइट। आपका जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, राइट, वो भी क्या होंगे? और बेटर होंगे। आईटी क्या होता है? डेटा को अंडरस्टैंड करता है, उसको आपको है ना पैटर्न बताता है, उसका प्रेडिक्टेबिलिटी बताता है, एक्सेप्शन रिपोर्ट बताता है। उससे आपके क्या होंगे? आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होंगे? और बेटर होंगे। तो ये तो क्या थे? कुछ बेनिफिट थे किसके? डिजिटल ऑडिट करने के। फिर आपको कुछ इसमें चैलेंजेस बताने, क्या बताने हैं? कुछ चैलेंजेस। तो देखिए हमेशा अगर डिजिटल ऑडिट के कुछ फायदे हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी है। पहला तो कौन सा हमेशा आपको ध्यान रखना है? डेटा सिक्योरिटी का, हमेशा। दूसरा ध्यान रखना, एज इट इज क्या है? चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। तो ध्यान रखना जब भी कोई चेंज होता है तो उसमें ध्यान रखना रिलेक्टेंस टू है ना क्या होता है? चेंज होता है। एक ह्यूमन बिहेवियर है, हम कोई भी नई चीज को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कौन सा है? रिलेक्टेंस टू चेंज, राइट। बराबर, ये दो तो आपको याद रहेंगे। फिर ध्यान रखना, हमेशा हमको पता है कि आईटी ध्यान रखना कुछ सेट ऑफ कमांड पे चलते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स पे चलते हैं। तो ध्यान रखना वो जो प्रोटोकॉल है, दूसरा जो प्रोसेस है वो ध्यान रखना कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। पहला तो जो प्रोसेस है उसको स्टैंडर्ड करना, उसको स्टैंडर्ड करना ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। दूसरा, सही सेट ऑफ प्रोटोकॉल लगाना, सही सेट ऑफ प्रोटोकॉल लगाना ये भी अपने आप में क्या है? एक चैलेंज है, राइट, ऑफ कोर्स। फिर ध्यान रखना, अब एक बार उसको तो कर दिया, उसके बाद हम कौन सा ऑडिटिंग टूल ले या फिर कौन सी मेथोडोलॉजी ले उसको ऑडिट करने के लिए भी अपने आप में क्या है? एक चैलेंज, राइट। सही ऑडिट टूल का सिलेक्शन करना ये भी अपने आप में क्या है? एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। साथ में हमको देखना पड़ता है कि बिजनेस को है ना इससे क्या है ना बेनिफिट हो रहा है। अगर बिजनेस कोई चीज अगर ह्यूमन एलिमेंट से लेके, अगर मैनुअल से लेके, अगर ऑटोमेटेड पे जा रही है या फिर आईटी बेस्ड जा रही है, तो उस बिजनेस को उससे क्या है ना बेनिफिट है। ये भी हमको क्या करना पड़ता है? एक बार कंसिडर करना पड़ता है। तो देखिए कुछ बेनिफिट्स क्या है? आपकी एफिशिएंसी बेटर होगी, क्वालिटी बेटर होगी, कॉस्ट बेनिफिट होगा, रिस्क असेसमेंट बेटर होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम होगी, और क्या होगा? ऑटोमेशन होगा। अपन ऑलमोस्ट उल्टे है ना चले थे, राइट। तो देखिए जिस भी प्रोसेस में याद हो आपको क्या करना है? इनको एक बार दिमाग में सेट करना है। फिर देखिए चैलेंजेस क्या है? हमेशा आईटी में ध्यान रखना, चैलेंज किसका होता है? डेटा सिक्योरिटी को लेके। दूसरा कौन सा? रिलेक्टेंस टू चेंज को लेके। फिर ध्यान रखना इसमें जब भी आपको है ना आईटी को लगाना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना होता है, राइट। इंश्योरिंग द स्टैंडर्डाइजेशन। और दूसरा ध्यान रखना उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अगर वो सही से कॉन्फ़िगर नहीं है तो ध्यान रखना वो सही से प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। फिर अगर उसको ऑडिट करनी है तो हमको भी पहले देखना है चूजिंग द राइट टूल एंड ऑटोमेटिंग द राइट प्रोसेस, इवेल्युएटिंग बिजनेस बेनिफिट एंड द डिजिटल स्ट्रेटेजी, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द स्टेजेस involved in understanding the IT environment and what key consideration auditor should consider, right? तो देखिए
जब भी हम क्या कर रहे हैं इन एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो सबसे पहले हमको देखना है फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन क्या करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन की क्या करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। दूसरा हमको देखना है उसमें क्या करना, उसमें क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या सिस्टम यूज हो रहे हैं, उसमें क्या टेक्नोलॉजी है और उसमें क्या कंट्रोल है, राइट। एक बार आपने क्या किया, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग ले ली, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग ले ली, और दूसरा उसमें जो आईटी इंटीग्रेट करी गई हमने क्या किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली, मतलब हमने बेसिकली उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली। तो हम क्या करेंगे, असेस करेंगे उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। अब हम क्या करेंगे, उसमें असेस करेंगे उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर उसमें क्या रिस्क वगैरह है, राइट। तो ये भी अपने बेसिकली जो ऑडिट का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है ये भी उसी तरीके से चलता है। ठीक है, क्या बोला है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर उसमें अपन आइडेंटिफाई करेंगे क्या उसमें सिस्टम यूज हो रहा है, उसमें क्या कंट्रोल है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। एक बार अपन इनकी अंडरस्टैंडिंग ले ली प्रॉपर, तो अपन क्या देखेंगे उससे ना एनवायरनमेंट में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए, सर्टेन स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट इंक्रीज इन साइबर अटैक and rising global payment processing costs have hit global banking and finance industries enormously. Therefore, such industries are going to place a reliance on new technology such as blockchain. Blockchain is based on decentralized and distributed ledger that is secured through encryption. Each transaction is validated by the blockchain participants, creating a block of information that is replicated and distributed to all participants. However, such technology comes with its weakness and associated risk. What are common risks for blockchain technology? Also discuss probable audit implication where such technology can be used. Okay, देखिए, अगेन अपन ने क्लियरली बोला था कि जहाँ पे भी टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट होंगे अपन उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, आराम से करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ ब्लॉकचेन होता क्या है। देखिए, ब्लॉकचेन क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ना, आर्किटेक्चर भी क्या करता है, काम करता है। इसका मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ, इस नेटवर्क में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज का मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट है उस चेन में जितने भी पार्टिसिपेंट है, किसी एक के पास कंट्रोल नहीं है, किसी एक के पास राइट नहीं है। सबके पास कंट्रोल होता है, सबके पास क्या होता है, राइट होता है, पहली चीज। दूसरा ध्यान रखना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, मतलब कोई एक लेजर है, मान लीजिए कोई एक लेजर है, कैश लेजर है, या फिर मान लीजिए कोई सेल रिलेटेड लेजर है, और ध्यान रखना वो जो लेजर है उसकी कॉपी सबके पास अवेलेबल है। उस नेटवर्क में जितने पार्टिसिपेंट है या फिर जितने कंप्यूटर है, राइट, उन सबके पास क्या है, उसकी कॉपी अवेलेबल है। अगर उसमें कोई चेंजेज होगा तो ध्यान रखना रियल टाइम चेंजेस सबके पास है ना, वो अवेलेबल हो जाएगा। बात समझ में आई? ये क्या होता है बेसिकली ब्लॉकचेन। अब देखिए ब्लॉकचेन किस तरीके से चलता है। देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा और उसका एक ब्लॉक बन जाएगा। फिर ध्यान रखना इसकी चेन बनती जाएगी, जैसे कि मान लीजिए उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद कोई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ तो उसमें एक ब्लॉक बन जाएगा। कैसा, उसमें प्रीवियस इंफॉर्मेशन होगी और जो नई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है उसकी भी है ना क्या रहेगा, डेटा रहेगा, बराबर। अब ध्यान रखना इसमें क्या होता है, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, जो पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसका रिकॉर्ड क्या रहेगा, नए वाले के पास रहेगा कि पिछला क्या ट्रांजैक्शन था, और नया क्या ट्रांजैक्शन रहे उसका भी क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन वहां पे रिकॉर्ड रहेगी। अब ध्यान रखना ये जो दोनों ट्रांजैक्शन है, ये दोनों क्या है, सेम है और इसमें चेंजेज नहीं हो सकता, नॉर्मली इसमें चेंजेज नहीं हो सकता है। फिर मान लीजिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ तो इसमें भी क्या होगा, एक ब्लॉक बनेगा। इसमें एक तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन, ये जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है यहाँ पे है ना जो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगी, और फिर जो न्यू इंफॉर्मेशन है जैसे कि इसको अपन क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं, तो ये इस तरीके से क्या रहेगी, रिकॉर्ड रहेगी। और ये इस तरीके से क्या होती है, चेन बनती जाती है, जिसमें क्या होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक का क्या होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, बराबर। अब इसमें कुछ और चीजों के साथ एक बार अपन कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। पहले तो एक चीज अपन क्या डिस्कस करी थी, ध्यान रखना स्टार्ट टू एंड का क्या रहता है, कंप्लीट इस पे रिकॉर्ड रहता है। दूसरा ध्यान रखना जो भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन है उसका भी ध्यान रखना क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। साथ में ध्यान रखना उसको चेंज करना भी ध्यान रखना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। दूसरा ध्यान रखना ये इन्फॉर्मेशन क्या बोले, जितने पार्टिसिपेंट है उन सबके पास इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अवेलेबल रहती है, बराबर।
अब देखिए कुछ चीजें, अगर आपको इसमें कोई भी है ना एंट्री करनी है, अगर आपको इसमें कोई भी एंट्री करनी है तो आपको ध्यान रखना एक हिसाब से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास क्या होती है, एक प्राइवेट की होती है। क्या होती है, प्राइवेट की होती है। उसी प्राइवेट की के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसमें है ना एंट्री कोई रिकॉर्ड कर सकते हो, बराबर। अगर वो प्राइवेट की अगर आपसे क्या हो जाती है, गुम हो जाती है, अगर आप क्या करते हो उसको है ना गुम हो जाती है, अगर आप है ना उससे है ना आप उसको लूज कर देते हो, तो आप है ना इससे है ना नेटवर्क का आप है ना एक्सेस नहीं कर पाओगे, नहीं आप इसमें क्या कर ट्रांजेक्शन कर पाओगे, नहीं आप अपने क्या कर पाओगे, एसेट के रिकॉर्ड का आप देख पाओगे। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान रखना ब्लॉकचेन भी अपने आप में क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, राइट, एक सॉफ्टवेयर जैसा कुछ है। तो ये भी ध्यान रखना कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, कुछ सेट ऑफ कमांड पे काम करते होंगे। ये भी कुछ सेट ऑफ कमांड की बात कर दूं या फिर प्रोटोकॉल पे काम करते होगा, तो वो भी ध्यान रखना अच्छा होना चाहिए। वो भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसका जो आर्किटेक्चर है, राइट, वो ध्यान रखना कैसा होना चाहिए, अगेन अच्छा होना चाहिए, राइट। दूसरा ध्यान रखना लॉ एंड रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट। देखिए प्रिवेसी को लेके हो सकता है, ट्रांजेक्शन्स को लेके हो सकता है, राइट। तो लॉ एंड रेगुलेशन क्या है, अभी भी क्या कर रहा है, ब्लॉकचेन के लेके क्या कर रहा है, पॉलिसीज बना रहा है, वो अभी भी क्या है, डेवलपिंग मोड पे है, राइट। तो ब्लॉकचेन भी आपका कैसा होना चाहिए, एडेप्टिव होना चाहिए। अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन में चेंज आ रहा है तो आपको उसके सेट ऑफ कमांड है या फिर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको क्या करना है, उसमें चेंज करना पड़ेगा, बराबर। अब देखिए एक बार अपन ने इसका सिस्टम को समझ लिया, अब अपन को क्या करना है, इसकी कुछ वीकनेस बतानी है। अपन को इसकी कुछ वीकनेस बतानी है। तो देखिए एक तो इसकी वीकनेस क्या है, सबसे कॉमन, आप ट्रांजेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। अगर ये इसकी स्ट्रेंथ है तो ये इसकी वीकनेस भी है। अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन इनकरेक्टली क्या हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है, तो आप उसको इजीली रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरा प्राइवेट की, दूसरा क्या है, प्राइवेट की। अगर मान लीजिए प्राइवेट की आपसे गुम जाए, राइट, अगर आप उसको लॉस कर देते हो, अगर आप इसका करते हो उसको खो देते हो, तो अगेन आप है ना इस स्ट्रक्चर को एक्सेस नहीं कर पाओगे, या फिर आपके पास एडवांस में इसके लिए कोई है ना कॉन्टिजेंसी प्लान आपके पास होना चाहिए। इस केस में, इस सर्कमस्टेंस में हम इस चीज को किस तरीके से डील करेंगे। दूसरा, हमने हमेशा बोला था आप कितनी भी सिक्योरिटी मेजर लगा लो, राइट, आईटी में हमेशा एक रिस्क रहता है, किसका, इंटरनेट बेस्ड रिस्क रहता है, जिसमें डेटा सिक्योरिटी हमेशा एक मेजर कंसर्न रहता है। डेटा सिक्योरिटी एंड प्रीवेसी, डेटा सिक्योरिटी एंड प्रीवेसी, जो यूजर्स का जो डेटा है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, या फिर जो अदर जो इन्फॉर्मेशन आपने जो है ना उस सिस्टम में जो है ना स्टोर करके रखी है, राइट, वो हमेशा है ना प्रोन रहती है तो साइबर अटैक, राइट, या फिर हैकिंग वगैरह से हमेशा क्या रहती है, वो रिस्क हमेशा वहां पे रहेगी ही रहेगी। एंड इंपॉर्टेंट वन कौन सी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कौन सी, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है इस ब्लॉकचेन जो में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट, ये किस है ना, ये किस पे ना कॉन्सेप्ट पे चलती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे। मतलब जितने पार्टिसिपेंट है उन सबके पास क्या है, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। जितने पार्टिसिपेंट है सबके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, राइट। फिर ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है, कौन सा, लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर, राइट, लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर, उससे कंप्लाई करने से लेके, राइट, यहाँ पे ब्लॉकचेन में क्या करना है उसके लेकर कंटिन्यूसली आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए अब इंस्टीट्यूट ने क्या क्या आंसर दिए हैं। देखिए पहली लिमिटेशन, पहली वीकनेस बताई है ट्रांजेक्शन को रिवर्स करने की, राइट। दूसरी है ना लिमिटेशन बताई है की को लेके, आप विदाउट की आप अपने सिस्टम को है ना एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो अगेन आपके पास क्या है, ये उसकी एक वीकनेस है, ध्यान रखना। तीसरी है ना मिस है ना रिस्क कौन सी बताई है, साइबर अटैक, डेटा हैक, या फिर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं उसको क्या बताई है, तीसरी रिस्क बताई है। फिर ध्यान रखना अपन स्टार्टिंग में एक ना चीज डिस्कस करी थी कि ध्यान रखना सेट ऑफ कमांड पे चलते हैं, आर्किटेक्चर पे चलते हैं। ध्यान रखना अगर वो स्ट्रांग होना चाहिए, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा, इनहेरेंटली वो है ना स्ट्रक्चर, जो ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, इनहेरेंटली वीक हो जाएगा। कोई भी उसको क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। आपके जो डेटा है वो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, प्रोन टू है ना अटैक हो जाएगा, राइट। वो एक इंस्ट्रक्चर रहेगा। तो ध्यान रखना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर, वो हमेशा ध्यान रखना बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो इस तरीके से होना चाहिए अगर कोई एक नोड फेल हो जाए तो बाकी सारे जो नोड्स है, मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट है वो क्या है, इफेक्टिवली काम करते रहे, राइट। उनके ऑपरेशन पे किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब एक इन्होंने क्या बताया है, एक बताया है कंसर्न लेके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को लेके। ध्यान रखना प्रोग्रामिंग हमेशा इसकी अच्छी होनी चाहिए।
किसी भी तरीके से एक पता है किसको लेके एड्रेस किया, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, एक किया है प्राइवेसी को, साथ में इन्होंने किसका दिया है, लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर दिया है, काफी बहुत प्राइवेसी वगैरह क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो ये अगेन क्या है, एक एरिया ऑफ कंसर्न है। चलिए, तो अपन इसमें ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट ने जितनी दी थी अपन सारी कवर कर दी है। एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना और आप आंसर जिस तरीके से अपन डिस्कस किया, अगर आप वैसे प्रेजेंट कर चाहो तो आप वैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऑडिटर शुड स्कोप आईटी जैसी जनरल कंट्रोल टू टेस्ट व्हेन देयर आर आईटी डिपेंडेंसी आइडेंटिफाइड इन द सिस्टम, ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसी। देखिए ऑफकोर्स आजकल बिजनेस बहुत तरीकों में क्या है, आईटी डिपेंडेंट हो गया है। जो बिजनेस जो ऑपरेशंस कंडक्ट करता है वहाँ पे कहीं ना कहीं वो आईटी से डिपेंडेंट है। जो रिपोर्ट वगैरह जिसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, अगेन वह भी क्या है, आईटी डिपेंडेंट हो गए हैं। आजकल जो बिल की जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो भी ध्यान रखना मैनुअल नहीं होती है, वो भी कौन कर लेता है, सॉफ्टवेयर है वही कर लेते हैं। तो बिजनेस ध्यान रखना बहुत तरीकों में क्या है, आईटी डिपेंडेंट है। सबसे पहले जैसे कि कैलकुलेशन को लेके, सबसे पहले जैसे कैलकुलेशन को लेके, मान लीजिए कोई बिल प्रोसेसिंग करना है, तो बिल में क्या डिस्काउंट आना चाहिए, डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा, जीएसटी कितना होना चाहिए, फाइनल सेल अमाउंट कितना होना चाहिए, इस सब की प्रोसेसिंग कौन कर लेता है, कैलकुलेशन कौन कर लेता है, सॉफ्टवेयर कर लेता है। अगर मान लीजिए इन्वेंट्री काउंटिंग करनी है तो उसकी काउंटिंग कौन कर लेता है, अगेन सॉफ्टवेयर कर लेता है। तो अगेन कैलकुलेशन के लिए हम क्या हो गए हैं, आईटी डिपेंडेंट हो गए। साथ में ध्यान रखना रिपोर्ट जनरेट, आजकल हम रिपोर्ट जनरेट के लिए भी क्या हो गए हैं, आईटी डिपेंडेंट हो गए। अब मान लीजिए जो भी उसने कैलकुलेशन करी थी, जो भी है ना सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करी थी, उस कैलकुलेशन के बेसिस पे जो भी रिपोर्ट आनी है वो रिपोर्ट भी कौन जनरेट कर देता है, वही सॉफ्टवेयर जनरेटर कर देता है। अगर कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट है, मान लीजिए ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जिसने सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो डेटा लिया था, राइट, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, और उस सॉफ्टवेयर जो इन्वेंट्री काउंट किया है, अगर दोनों में कोई मिसमैच है तो ध्यान रखना जो उसके रिगार्डिंग जो एक्सेप्शन रिपोर्ट है वो भी ध्यान रखना सॉफ्टवेयर क्या करेगा, खुद है ना रिपोर्ट जनरेटर कर देगा। और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है, राइट, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट के केस में भी हम क्या हो रहे हैं, आईटी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। बराबर। अब एक बार ये हो गया। दूसरा ध्यान रखना इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है, राइट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेस। जैसे कि जो अपन ने बोला था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो सोर्स डॉक्यूमेंट के क्या करता है, डेटा को रिकॉर्ड करता है, उसको कौन रिकॉर्ड करता है, अगेन आईटी करता है। अब उस टीपीएस से जनरल लेजर में जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर होता है वो भी अगेन कौन करता है, आईटी करता है, राइट। तो अगेन ये जो ड्यूअल रिकॉर्डिंग हो रही है, जो रिकॉर्डिंग का जो ट्रांसफर हो रहा है, इसके लिए भी हम क्या है, आईटी डिपेंडेंट हो गए, इसके लिए भी हम क्या हो गए हैं, आईटी डिपेंडेंट हो गए। यहाँ पे मान लीजिए कोई सब पेरोल जो लेजर है उससे अगर हमको जनरल लेजर में कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो अगेन वो कौन कर रहा है, आईटी कर रहा है। तो अगेन हम क्या हो रहे हैं, आईटी डिपेंडेंट हो रहे हैं। फिर ध्यान रखना जो कंट्रोल्स होते हैं, राइट, जो हम चेक लगाते हैं या फिर जो रूल्स हम क्या करते हैं बिजनेस में है ना लगाते हैं, तो उससे कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट, या फिर उससे कंप्लाइंस करवाना, उसके लिए भी हम क्या हो रहे हैं, आईटी है ना डिपेंडेंट हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बिल है वो फाइनलाइज नहीं होगा, वो आगे प्रोसेस नहीं होगा जब तक उसके जितने फील्ड से जब तक वो सारे फिल नहीं हो जाते हैं तब तक वो बिल आगे प्रोसेस नहीं होगा। इस तरीके का हमने क्या कर रखा है, रूल लगा रखा है। तो उस कंप्लाइंस के लिए भी हम क्या है, अब आईटी डिपेंडेंट हो गए। अब वो सॉफ्टवेयर खुद ही डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट की डिटेल आनी चाहिए, क्वांटिटी की डिटेल आनी चाहिए, रेट की डिटेल आनी चाहिए, एचएसएन कोड की डिटेल आनी चाहिए, राइट, इनिशियल अमाउंट की डिटेल आनी चाहिए, उसके बाद डिस्काउंट की डिटेल आएगी, उसके बाद जीएसटी की डिटेल आएगी, उसके बाद फाइनल अमाउंट की डिटेल आएगी, उसके बाद सिग्नेचर वाले की आएगी या फिर जो ऑथोरिटी स्टैंपिंग वाली उसकी आएगी, उसके बाद ही आगे क्या होगा, बिल प्रोसेस होगा। तो ये हमने जो रूल लगाए हैं, राइट, उस रूल से कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए भी हम क्या है, आईटी डिपेंडेंट हो रहा है। एंड लास्ट वन सिक्योरिटी, राइट। जैसे कि आजकल क्या होता है, आईडी बेस्ड सारा क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है। कोई भी अगर एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर खुद की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएगा तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो आईडी दी हुई है उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा, राइट, फिर ही वो क्या कर पाएगा, अपने सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा। और जो सिस्टम है, राइट, उस आईटी बेस जो आईडी उसने जो सेंड करी है उसी के बेसिस पे क्या करेगा, उसको है ना एक्सेस देगा, उसको है ना राइट्स वगैरह देगा, राइट। वो है ना उस आईडी बेस्ड है ना डिसाइड करेगा कि उसको है ना कौन कौन से ट्रांजेक्शन वो कर सकता है, किन किन रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, कौन कौन से एरिया है जो उसके लिए क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगेन सिक्योरिटी भी अगेन कौन सी हो गई, हम है ना आईटी डिपेंडेंट हो गए, बराबर। तो एक बार आप इसको रीड कर लेना, आपको मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है। अगर आप इसी प्रोसेस में करना चाहो तो आप इसी प्रोसेस में लिख सकते हो, राइट। आपको ठीक है, इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले ऑटोमेटेड कंट्रोल डिपेंडेंसी बताई है,
फिर रिपोर्ट वाली डिपेंडेंसी बताई है, फिर कैलकुलेशन वाली बताई है, फिर सिक्योरिटी वाली बताई है, फिर इंटरफेस वाली बताई। अपन ने अलग सीक्वेंस यूज किया। अपन ने पहले कैलकुलेशन देखा, फिर उसके बेसिस पे रिपोर्ट देखा, उसके बेसिस पे अपन ने इंटरफेस देखा, फिर अपन ने जनरल कंट्रोल देखा, उसके बाद अपन ने क्या देखा, सिक्योरिटी देखा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक है, व्हाट डज साइबर रिस्क एक्सप्लेन इट विथ सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगेन बहुत सिंपल है, कुछ साइबर रिस्क के बारे में पूछ रहे हैं अपन को। तो देखिए अपन ने कुछ अपन डिस्कस किए थे। कौन सा था? एक तो मेलवेयर। मेलवेयर कैसे याद करना है आपको? मेल से मैलिशियस, वेयर से सॉफ्टवेयर, दोनों का कॉम्बिनेशन बन के क्या हो गया? मेलवेयर। ये ध्यान रखना, ये क्या होते हैं? कुछ वायरस से ना इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या करते हैं? आपके जो सिस्टम है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपके सिस्टम को क्या करते हैं? आपके सिस्टम को क्या करते हैं? हैक कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। आपको वहां पे डेटा लॉस वगैरह हो सकता है, राइट। ये किस लिए होता है? या तो उस पर्सन को क्या करना है, गेन करना है कुछ किसी तरीके से, या फिर आपको किसी तरीके से क्या करना है, नुकसान पहुंचाना है, बराबर। फिर अपन ने कौन सा देखा था? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, राइट। उसमें क्या होता है, जो बदमाश पर्सन है वो क्या करता है, आपको है ना इन्फेक्टेड मेल भेजता है, या फिर बहुत सारे है ना मैसेज फॉरवर्ड करता है, बहुत सारे मतलब है ना लाखों में आपके सिस्टम को क्या करता है, मैसेज भेजता है। उससे क्या होता है, आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, राइट। उससे क्या होता है, बिजनेस अपने ऑपरेशंस क्या होता है, कंडक्ट नहीं कर पाता, राइट। उसको क्या बोलते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस। अब उस केस में क्या आप है ना उस केस में ना अपने सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाओगे, अपने ईमेल आईडी को एक्सेस नहीं कर पाओगे, कोई भी है ना ट्रांजैक्शन है ना प्रोसेस नहीं कर पाओगे, इनिशिएट नहीं कर पाओगे। इसको क्या बोलते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें एक साथ क्या होता है, बहुत सारे मैसेज है ना भेजे जाते हैं। अब ध्यान रखना, हमेशा ये जो सर्वर होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। नॉर्मली इस केस में फ्रंट एंड वाला ही क्या होता है, हैक होता है, वही क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। बैक एंड वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, इसलिए कोई ज्यादा सीरियस थ्रेट नहीं होता है, राइट। ध्यान रखना, बैक एंड में क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन है ना सिक्योर होती है। अगर है ना हैक हो जाता है, अगर उस पर अटैक होता है, तो ये ध्यान रखना एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अपन ने कौन सा देखा था? फिशिंग। फिशिंग मतलब क्या था? चारा डालना। फिशिंग मतलब क्या था? चारा डालना। अपन क्या कर रहे हैं, मछली को चारा डाल रहे हैं, राइट। फिशिंग। फिशिंग मतलब क्या है? एक ट्रैप। अपन पे अपने पास एक मैसेज आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए, राइट। आप इस लिंक को 10 लोगों के पास शेयर करिए, आपको है ना मिल जाएंगे अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए। अपन झटझट क्या करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, अपने अकाउंट की डिटेल डालते हैं। ये क्या था? एक ट्रैप था। ये क्या था? फिशिंग था। ये क्या था? एक मेलिशियस लिंक था, या फिर मेलिशियस क्या था? सॉफ्टवेयर था। जैसे ही अपन उसको इंस्टॉल किया या फिर उस पर क्लिक किया, अपना सिस्टम क्या हो गया? हैक हो गया, राइट। अपना सिस्टम क्या हो गया? हैक हो गया, बराबर। ये कुछ समझ में आया? ये तो कुछ वैसे थे। यहाँ पे क्या होता है, इनसाइडर है ना अटैक भी हो सकता है, राइट। क्या होता है? इनसाइडर अटैक भी हो सकता है। मान लीजिए अपने कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, राइट। उसने क्या किया है, जो अपनी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है मान लीजिए अपने कंप्यूटर के साथ शेयर कर दिया, या फिर जो अपने जो उसके जो एक्सेस साइट थे वो उसने किसी और को क्या किया, शेयर कर दिए। उससे भी क्या हो सकता है, कंपनी को लॉस हो सकता है। या फिर मान लीजिए कंपनी को कोई एक्स एम्प्लॉय वो कंपनी से नाराज है, सपोज उसने क्या किया है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने में क्या था, उसका रोल था। तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी वनलेबिलिटी है, या फिर जो लूप होल है, या फिर जो डेफिशिएंसी है, वो ऑफकोर्स उसे पता होगी। हो सकता है वो अपने अपने कॉम्पिटिटर के साथ जाके शेयर कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनसाइडर थ्रेट। काफी बार क्या होता है, आइडेंटिटी बेस्ड थ्रेट होता है। मान लीजिए किसी का क्या है, लॉगिन क्रेडेंशियल, राइट। किसी के लॉगिन क्रेडेंशियल क्या हो गए, चोरी हो गए, राइट। किसी के लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी हो गए। अब जो इंसान, जो पर्सन सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, राइट, उसने तो क्या किया, चोरी किए हुए ना उसे ना क्रेडेंशियल्स को डाले। तो सिस्टम को क्या लग रहा है, मान लीजिए श्याम ने क्या किया, राम के क्रेडेंशियल्स को चोरी कर लिए, राइट। अब श्याम क्या कर रहा है, उन क्रेडेंशियल्स को क्या कर रहा है, सिस्टम में इंप्लीमेंट कर रहा है। तो सिस्टम को क्या लग रहा है, राम है ना क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। अब राम के पास जो जो है ना ऑथोरिटी थी, जो भी उसके पास एक्सेस राइट थे, वो सबके सब क्या मिल जाएंगे, श्याम को मिल जाएंगे, बराबर। तो ये भी क्या होता है, एक थ्रेट होता है। एक कौन सा होता है, स्पूफिंग। कौन सा होता है, आपको क्या लगता है, आपको ट्रस्टेड सोर्स को क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, जबकि वो ट्रस्टेड सोर्स एक्सेस नहीं होता, राइट। जबकि वो ट्रस्टेड सोर्स नहीं होता है, वो सिर्फ खुद को है ना ट्रस्टेड सोर्स बता रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए अपन कोई है ना गवर्नमेंट साइट क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। अब किसी ने क्या किया, उसी का रेप्लिका ने क्या किया, प्रिपेयर कर दिया, उसी का है ना रेप्लिका तैयार कर दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में उस गवर्नमेंट साइट को है ना एक्सेस नहीं करके उस क्या कर रहे हैं, उस रेप्लिका को एक्सेस कर रहे हैं और अपनी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर रहे हैं। सपोज मान लें अपनी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन क्या करी, उसके साथ शेयर कर दी, राइट। तो अगेन मेरे को क्या हो सकता है, वहां पे है ना मेजर लॉस हो सकता है। तो ये कौन सी होती है, स्पूफिंग। एक होती है डीएनएस टनलिंग। क्या होता है, डीएनएस टनलिंग। ये क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम का क्या होता है, टनलिंग करी जाती है। जैसे कि देखिए मेरा जो ये कंप्यूटर है, मान लीजिए मैं कोई है ना साइट को एक्सेस कर रहा हूँ, मान लीजिए अग्रवाल कार्तिक.com।
मैं क्या कर रहा हूँ, साइट को एक्सेस कर रहा हूँ, बराबर। तो मेरा डेटा क्या होगा, जैसे टनल है तो मेरा डेटा क्या होगा, उस टनल के थ्रू होते हुए क्या आ जाएगा, उस सिस्टम तक जाएगा, साथ में उस सिस्टम की भी इंफॉर्मेशन क्या होगी, उसी टनल के थ्रू क्या होगी, मेरे पास आएगी, बराबर। अब मान लीजिए कोई हाईजैकर, राइट, सॉरी कोई हैकर क्या करता है, उस जिस वे के थ्रू क्या कर रहा है, वो मेरा डेटा जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उस वे को, राइट, क्या करता है, हैक कर लेता है, क्या करता है, उसको हैक कर लेता है। तो वो क्या कर पाएगा, मेरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा। साथ में ध्यान रखना, वो मेरी इंफॉर्मेशन को रीरूट भी कर सकता है, राइट। मेरी इंफॉर्मेशन अग्रवाल के पास ना जाके हो सकता है दूसरे वाले के पास चला जाए, या फिर जो इंफॉर्मेशन हम दोनों सिस्टम के बीच में शेयर हो रही है वो क्या कर पाएगा, उसको है ना अंडरस्टैंड कर पाएगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं, डीएनएस टनलिंग। इसमें क्या होता है, बिट्स बाय बिट्स, इसमें क्या होता है, बिट्स बाय बिट्स क्या होता है, इसको डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। देखिए इंफॉर्मेशन जब मेरे कंप्यूटर से साइट पे जाएगा तो क्या होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। कैसे जाता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। अपने आपने कहीं पढ़ा होगा 128 बिट है ना इंक्रिप्शन, 256 बिट है ना इंक्रिप्शन। तो इसमें क्या होता है, इतने है ना बिट्स का इंक्रिप्शन होता है। तो जब कोई पर्सन बिट बाय बिट इसको क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, डीएनएस टनलिंग। तो उसमें हमारा इंफॉर्मेशन क्या होती है, इनक्रिप्ट नहीं रह जाती है। कोई दूसरा पर्सन जो अनऑथराइज्ड होता है वो क्या होता है, उसको एक्सेस करता है, साथ में उसको अंडरस्टैंड भी कर पाता है। इसको क्या बोलते हैं, डीएनएस टनलिंग। एक क्या होता है, आईओटी बेस्ड अटैक। आईओटी बेस्ड अटैक कुछ नहीं है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर थिंग जब ये ना इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट, आईओटी थिंग्स। और ध्यान रखना, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड थिंग है, ध्यान रखना वो हमेशा प्रॉम्प्ट देती है साइबर रिस्क को लेके, बराबर। तो देखिए एक बार आप रीड कर लेना। देखिए सबसे पहला कौन सा था, मेलवेयर। ये क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। इसका है ना इंटेंट क्या होता है, या तो आपको हार्म पहुंचाना, या फिर उसको क्या करना है, उसको खुद को क्या करना है, किसी तरीके से है ना एडवांटेज लेना है। एक क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, टारगेटेड अटैकर दैट फ्लड्स नेटवर्क विद फॉल्स रिक्वेस्ट। मैंने क्या बोला आपको, बहुत सारे मेल्स या फिर बहुत सारे क्या होते हैं, मैसेज आते हैं, बहुत सारे मतलब करोड़ों में मैसेज आते हैं। उससे क्या होता है, आपका सिस्टम क्या होता है, हैंग होता है, आप अपने ऑपरेशन नहीं कर पाते हो, आप अपने रूटीन या फिर मैसेज टास्क उस केस में अपने नहीं कर पाते हो, राइट। फिर ध्यान रखना, फिशिंग। फिशिंग अपने किस तरीके से याद करना है, आपको ट्रैप याद करना है, राइट। क्या है, एक तरीके का ट्रैप है। देखिए इसमें है ना किस है ना एसएमएस या फिर ईमेल या फिर सोशल मीडिया, इन तरह की टेक्निक का यूज होता है, राइट। वो क्या है ना, आपको इंटाइस मतलब आपको क्या करते हैं, आपको है ना जैसे कि आपको ललचाते हैं कि आप इस पे लिंक पे क्लिक करिए, आपको है ना 10 लाख रुपए मिलेंगे, आप लकी विनर हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप लकी विनर हो। हमने आपके आईडी को क्या किया, लकी विनर डिसाइड कर दिया। और अगर आप उस ट्रैप में फंस जाते हो तो पॉसिबल है कि आप क्या हो जाओ, आपका सिस्टम हैक हो जाए। उसको क्या बोलते हैं, फिशिंग। स्पूफिंग, जो भी है ना अनऑथराइज्ड पर्सन है, राइट, जो हैकर है वो क्या कर रहा है, खुद को ट्रस्टेड सोर्स से बता रहा है। उस केस में क्या होता है, हम है ना क्या कर रहे हैं, उस ट्रस्टेड सोर्स के साथ इंगेज नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, वो जो मेलवेयर सॉफ्टवेयर या फिर जो मेलवेयर साइट है हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ क्या करते हैं, उस केस में एक्सेस करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्पूफिंग। एक कौन सा होता है, आइडेंटिटी बेस्ड थ्रेट, जो हमने रामश्याम वाला डिस्कस किया था। एक कौन सा होता है, इनसाइडर थ्रेट, हमारे एम्प्लॉय वाला। एक कौन सा होता है, डीएनएस टनलिंग, राइट। और एक कौन सा होता है, आईओटी बेस्ड अटैक, राइट। एक बार आप इसको रीड करना, इसमें और कुछ खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। देखिए बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। जिस तरीके से हम कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं उसी तरीके से ये भी है ना एक तरीके का क्या है, कंट्रोल है। रिस्क को है ना कंट्रोल करने के, राइट, रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, राइट। सबसे पहले हमको क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। एक बार हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया तो हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग कंट्रोल्स लगाते हैं। उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करना। उसी को यहाँ क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करना। अब ध्यान रखना, आईटी हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, चेंजिंग होता रहता है। तो हमको सिर्फ उसको प्रोटेक्ट नहीं करना है, हमको क्या करना है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है कि किसी तरीके का अटैक तो नहीं हुआ है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिटेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, डिटेक्ट। और ध्यान रखना, हम इसी के रिगार्डिंग क्या करते हैं, एडवांस में प्लान कर करते हैं कि इन केस हमने जो कंट्रोल्स लगा है अगर क्या हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या फिर उसको बाईपास कर लिया जाता है और कंट्रोल लगाने के बाद भी किसी तरीके से अटैक हो जाता है, तो उस केस में हम किस तरीके से आना उस चीज को डील करेंगे, राइट। उस केस में हम किस तरीके से उस रिस्क को डील करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, डिटेक्ट। फिर उसको किस तरीके से डील करेंगे, मतलब क्या हुआ, रेस्पॉन्स, राइट। उसको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स। किस तरीके से डील करेंगे, मतलब रेस्पॉन्स उस केस में हमारा क्या रहेगा। लास्ट में जो भी लॉस हुआ है, वो जो अटैक हुआ था या जो भी कॉम्प्रोमाइज हुए थे हमारे ऑपरेशन से, उसके कारण हमको जो भी लॉस हुआ है अब हम उसको रिकवर कैसे करेंगे,
राइट। तो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 5 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले क्या करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके रिगार्डिंग कंट्रोल्स लगाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट। फिर ध्यान रखना कंटिन्यूअसली डिटेक्ट करता रहना कि ऑपरेशन सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके से क्या है, कोई रिस्क इमर्ज हुई है या नहीं हुई है, या फिर हमारे सिस्टम कोई कॉम्प्रोमाइज हुए हैं या नहीं हुए, उसको क्या बोलते हैं, डिटेक्ट। उसके रिगार्डिंग हम एडवांस में प्लान करना है। अगर इन केस कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज होते हैं या फिर वो बाईपास होते हैं, राइट, किसी तरीके की रिस्क आती है, तो हम किस तरीके से उसको डील करेंगे, मतलब क्या है, रेस्पॉन्स डिजाइन, राइट। तो फोर्थ कौन सा हो गया, रेस्पॉन्स। और जो भी लॉस होगा हम उसको किस तरीके से रिकवर करेंगे, दैट इज रिकवर को लेके हम क्या करेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे। तो देखिए, आइडेंटिफाई द रिस्क 5 स्टेज होती है, प्रोटेक्ट द रिस्क, डिटेक्ट द रिस्क, रेस्पॉन्ड टू द रिस्क एंड रिकवर फ्रॉम द रिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सुकन्या, a CA final student, is of the view that cyber risk are issues of IT and result only in information loss to an entity. She also feels that many cyber attacks are not directly targeted at a financial system and do not pose risk of a material misstatement to financial statement of an entity. Is her view proper? Okay, देखिए उसका व्यू प्रॉपर नहीं है। चलिए सुकन्या जी को थोड़ा सा हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आईटी इश्यू नहीं है, सबसे पहले आईटी इश्यू नहीं है, ये ध्यान रखना पूरा बिजनेस का इश्यू है। जो साइबर रिस्क है ये पूरे बिजनेस का इश्यू है। हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा था बिजनेस क्या है, आईटी डिपेंडेंट है। बिजनेस क्या है, आईटी डिपेंडेंट है। अगर कोई आईटी रिलेटेड रिस्क है ना आती है या फिर कोई साइबर अटैक होता है, तो ध्यान रखना वो आपके पूरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। आज हमारे जो बिजनेस ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से क्या है, आईटी डिपेंडेंट है। अगर वो आईटी जिस पे हमारा ऑपरेशन डिपेंडेंट है, अगर वो डिपेंडेंट कंट्रोल अगर क्या है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या फिर अफेक्टेड हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमारे पूरे बिजनेस है ना क्या होगा, अफेक्ट होगा। ऑफकोर्स मानते हो। तो ये क्या है, ये आईटी इश्यू नहीं है सिर्फ, ये क्या है, पूरा बिजनेस इश्यू है। दूसरा उन्होंने क्या बोला, सिर्फ इंफॉर्मेशन लॉस होता है उस केस में। अगर साइबर अटैक होता है तो उस केस में एंटिटी को सिर्फ इंफॉर्मेशन लॉस होता है, ना पापा ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता है, और बहुत सारे लॉस हो सकते हैं, और बहुत सारे लॉस हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, राइट, या फिर कंपनी का जो डेटा है, राइट, उसका लॉस हो सकता है, या फिर प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बराबर, या फिर आपकी जो ब्रांड रेप्यूटेशन है, क्या लगता है वो भी है ना, अगेन वो भी क्या हो सकती है, उसको भी है ना वो एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। एक हॉस्पिटल था, राइट, एम्स करके, उसकी भी ध्यान रखना हैक हुआ था। हाँ नो डाउट, उसका सिर्फ फ्रंट जो सर्वर जो था ना, फ्रंट वाला फ्रंट एंड, सिर्फ वो हैक हुआ था, कोई मेजर थ्रेट नहीं था, वो बहुत नॉर्मल था, राइट। पर अगेन उसने क्या था, एक बार ब्रांड जो रेप्यूटेशन होती है उस पर क्या था, अगेन क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था कि हमारा डेटा उनके साथ सिक्योर है या नहीं। साथ में ध्यान रखना रेगुलेटरी कॉस्ट वगैरह हो सकती है, फाइन्स वगैरह हो सकती है। साथ में अगर हमको कोई रिकवर करना है, राइट, तो रिकवरी कॉस्ट हमको रिकवर करने पे भी हमको कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक तरीके का लॉस है, बराबर। तो मल्टीपल लॉस हो सकते हैं। फिर ध्यान रखना इन्होंने क्या बोला, जो साइबर अटैक है वो नॉर्मली डायरेक्टली है ना टारगेटेड नहीं होते फाइनेंशियल सिस्टम पे। देखिए वो टारगेटेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और उन्होंने क्या बोला था, डू नॉट पोज रिस्क ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। ये गलत है। ऑफ कोर्स वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अगर उन्होंने क्या किया है, ऑपरेशंस को ध्यान रखना, किसी तरीके से साइबर अटैक ने क्या किया है, ऑपरेशंस को अफेक्ट किया है, तो ऑफकोर्स वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो सेल्स रिलेटेड प्रोसेस है, राइट, जो सेल्स रिलेटेड प्रोसेस है या फिर जो इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसेस है, अगर किसी तरीके से उनको अटैक करता है, तो ऑफकोर्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। वहां पे मिस रिपोर्टिंग हो सकती है, बराबर, बात मानते हो। तो देखिए सबसे पहले तो क्या बताया है कि पहला तो ये क्या है, पूरा बिजनेस रिस्क है, ये पूरे बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। फिर आपने बताया कि सिर्फ इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता, दूसरे लॉस भी हो सकते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी कॉस्ट, इंटरप्शन कॉजिंग एंड ऑपरेशनल चैलेंज। अगर आपके ऑपरेशन क्या है डिस्टर्ब हो गए तो अगेन वो भी क्या है, एक तरीके का लॉस है। रेप्यूटेशनल लॉस हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, रैंसमवेयर आपसे फिरौती वगैरह मान सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, इंसिडेंटल रेस्पॉन्स कॉस्ट, हम किस तरीके से क्या करेंगे, उस रिस्क के रिकवर करेंगे, किस तरीके से हमारा जो लॉस हुआ उसको रिकवर करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स कॉस्ट, राइट। प्रीवियस रिलेटेड आपको हो सकता है ना, हो सकता है साथ में आपके ऊपर कुछ फाइन्स वगैरह भी हो सकते हैं, फाइन्स एंड पेनल्टीज वगैरह। साथ में आपकी ब्रांड रेप्यूटेशन जो होती है वो भी होगी, अफेक्ट होगी। अब इन्होंने क्या बोला, साइबर अटैक है वो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली टारगेट करे या फिर ना करे, जरूरी नहीं है। पर ध्यान रखना जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। However, the access gained by attacker may provide them the ability to manipulate or modify financial records,
मॉडिफाई की ऑटोमेटेड बिजनेस रूल्स, मॉडिफाई ऑटोमेटेड कंट्रोल रिलाइड अपॉन बाय द मैनेजमेंट। मान लीजिए डिस्काउंट को लेकर कोई ना कंट्रोल्स लगा रखे थे या फिर कोई प्रोसेस सेटअप कर रखा था, अगर मान लीजिए उसने क्या किया है, उस चीज को उसने अफेक्ट कर दिया है, तो अब जो मैनेजमेंट जिस चीज पे रिलाई कर रहा है वो ध्यान रखना वो क्या होगी, बराबर नहीं होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमोट ऑडिट। रिमोट ऑडिट करने के एडवांटेजेस बताइए, डिसएडवांटेजेस बताइए। तो रिमोट है ना ऑडिट का मतलब क्या हुआ, आप कोई एक जगह पे बैठे हो और दूसरी जगह का आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए घर बैठे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिमोटली काम करना। अभी बोल रहे हैं रिमोट ऑडिट के आप क्या करिए, कुछ बेनिफिट बताइए। तो देखिए पहला तो आपके पास क्या मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। मान लीजिए जिस भी एंटिटी के हम ऑडिट कर रहे हैं उसका डेटा 24/7 क्या करता है, लाइव रहता है उसके सिस्टम पे। तो हम क्या करते हैं, रात को आधी रात को 2-3 बजे भी क्या कर सकते हैं, हमारा काम हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं एक्सेस लेके हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा ध्यान रखना आपकी कॉस्ट कम होगी, जैसे कि आपको ट्रैवल वगैरह नहीं करना पड़ेगा, राइट। साथ में ध्यान रखना अगर आप रिमोट ऑडिट कर रहे हो तो आपके जो वर्ल्ड लेवल एक्सपर्ट है आपको क्या मिलेगा, उसका एक्सेस मिलेगा, राइट। आपकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या होगी, बेटर होगी, राइट। साथ में इस केस में आपको क्या मिलेंगे, फर्स्ट हैंड आपको क्या मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे। देखिए जब भी हमने ऑडिट एविडेंस की बात करी थी तो हमने उसकी हमेशा बात करी थी कौन की, उसके रेलेवेंट और उसकी रिलायबिलिटी पे। और ध्यान रखना अगर ऑडिटर कोई एविडेंस क्या कर रहा है, डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहा है तो क्या होता है, हाईली रिलायबल होता है। फर्स्ट हैंड एविडेंस उसी की बात कर रहा है। देखिए आईटी जो आप रिमोट बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो आपको क्या कर रहा है, आप आईटी सिस्टम का आपको एक्सेस मिलेगा। और आपको आईटी सिस्टम में आप क्या करोगे, खुद डायरेक्टली ऑपरेट करोगे, तो आपको वहां पे जो एविडेंस मिलेंगे वो कैसे होंगे, फर्स्ट हैंड एविडेंस मिलेंगे। तो ऑफकोर्स उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, बेटर होगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, बेनिफिट क्या क्या है। एक तो कॉस्ट एंड टाइम, एक फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट, एक टाइम रिक्वायर्ड टू गैदर एविडेंस, फर्स्ट हैंड एविडेंस और ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स। अब इसका कुछ डिसएडवांटेजेस, रिमोट ऑडिट के कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब देखिए पहला तो रिमोट ऑडिट सबसे पहले इसमें क्या होती है, नेटवर्क की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, नेटवर्क की। अगर नेटवर्क में इश्यू है तो है ना उसका पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज कौन सा, सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम को लेके। मान लीजिए मुझे कोई है ना क्या करना है, इंक्वायरी वगैरह करनी है। मान लीजिए जूम मीटिंग का क्या कर रहा हूँ मैं, यूज कर रहा हूँ जूम सॉफ्टवेयर, जो मीटिंग है उसका सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए दोनों पे जो सॉफ्टवेयर है, राइट, अगर दोनों का क्या है वर्जन अलग है या फिर दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या है अलग है, तो उसके इसमें ध्यान रखना अगेन क्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। फिर ध्यान रखना कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो प्रॉब्लम होती है, राइट। कौन सा, कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए क्या होता है, जो एंटिटी है उसका जो क्रिटिकल सिस्टम है, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन आपको उसका एक्सेस नहीं दे, क्योंकि जो आप एक्सेस कर रहे हो वो वाया कैसे कर रहे हो, वाया इंटरनेट कर रहे हो। और हमको पता है इंटरनेट हमेशा, इंटरनेट की एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, किसके लेके, इनहेरेंट टू द साइबर रिस्क, राइट। वो रिस्क हमेशा उसमें रहेगी, आप कितने भी कंट्रोल्स लगा दो फिर भी वो रिस्क तो उसमें रहेगी ही रहेगी। तो हो सकता है एंटिटी आपको अपने क्रिटिकल सिस्टम का एक्सेस ना दे। फिर देखिए कुछ केस में ऑडिट आपको बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कुछ चीजों का फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करना चाहिए, जैसे इन्वेंट्री वगैरह हो गया। तो रिमोट ऑडिट के केस में फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। एंड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे रिमोट ऑडिट में, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे वो ध्यान रखना सारे डिजिटली है ना अवेलेबल होंगे, राइट। या फिर ऑन कॉन्फ्रेंस वगैरह अवेलेबल आपको किए जाएंगे या फिर ऑन मेल अवेलेबल किए जाएंगे। तो ध्यान रखना उसमें हाई रिस्क होती है कि वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, डॉक्टर्ड हो या फिर टेम्पर्ड वगैरह हो, राइट। तो उस केस में भी उसमें क्या होती है, हाई रिस्क होती है कि वो जो डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहे हो वो क्या हो, डॉक्टर्ड हो। देखिए इन्होंने क्या बोला है, डिसएडवांटेजेस क्या है रिमोट ऑडिट के, एक तो नेटवर्क इश्यू,
हाँ, एक और इंपॉर्टेंट वाला, ये थोड़े 2 मिनट में देखते हैं। एक इन्होंने क्या बताया, डॉक्टर डॉक्यूमेंट या फिर जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है वो हो सकती है क्या हो, ओमिट हो, इसकी रिस्क क्या होती है, ज्यादा होती है। देखिए दूसरा, आपको जो सेंसिटिव आईटी सिस्टम में हो सकता है उसका एक्सेस नहीं मिले, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सेस कर रहे हो थ्रू इंटरनेट। फिर ध्यान रखना, ये कॉल ऑडिट प्रोसीजर लाइक फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड स्टॉक टेकिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक नहीं एक्चुअली दो इससे आ जाती है रिमोट ऑडिट का। देखिए एक तो क्या है, जब भी हम ऑडिट करते हैं तब हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, बॉडी लैंग्वेज वगैरह को भी कंसीडर करते हैं। जैसे कि ध्यान है, अपने एक एग्जांपल देखा था, एक नॉर्मल पियून है राइट, उसकी सैलरी मान लीजिए 20,000, पर वो रोज जो आता है वो रॉयल एनफील्ड लेके आता है जिसकी वैल्यू 8 लाख है, और उसकी सालाना इनकम, ईयरली इनकम उसकी कितनी है, 2,50,000 है। सपोज उसकी ईयरली इनकम कितनी है, 2,50,000, और वो बंदा क्या कर रहा है, 8 लाख की है ना बुलेट मेंटेन कर रहा है। तो अगेन ये क्या है, एक सस्पिशियस है ना क्रिएट करता है ऑडिटर के माइंड में। तो ऑडिटर आपको उसके राइट्स वगैरह देखता है, उसके कॉन्टेक्ट वगैरह देखता है, किस पे क्या कर रहा है, नॉर्मली कम्युनिकेशन कर रहा है। ऑडिटर देखता है वहाँ पे पॉसिबिलिटी है या नहीं है फ्रॉड की, हो सकता है उसके पास कोई दूसरे सोर्स हो इनकम के, हो सकता है उसकी है ना फैमिली इनकम होकर हो, पर ऑडिटर एक बार क्या करता है, उसको चेक जरूर करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर या फिर बॉडी लैंग्वेज को क्या करना, एनालिसिस करना। तो रिमोट ऑडिट के केस में वो भी पॉसिबल नहीं होता है, या फिर वहां पे इतनी है ना अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती ऑडिटर के लिए। दूसरा ध्यान रखना, रिमोट ऑडिट में क्या कर रहे हैं, मैं एक जगह पे बैठ के दूसरी किसी जगह की क्या कर रहा हूँ, ऑडिट कर रहा हूँ। तो हो सकता है मुझे वहां के लोकल लॉज का क्या हो, इतना डिटेल में नॉलेज नहीं हो। अगर मैं वहां पे करता तो मेरे को उसकी डिटेल नॉलेज होती, तो हो सकता है मुझे और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती। पर रिमोट ऑडिट के केस में मेरे को क्या है, उन लोकल लॉज के भी हमको क्या है ना, ज्यादा नॉलेज नहीं है राइट। तो देखिए एक तो इन्होंने किसकी बात करी, बॉडी लैंग्वेज की और कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी राइट। हमने पहले बोला था, जब भी इंटरनल कंट्रोल आप कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर रहा है तो उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट में प्री एस्टेब्लिश क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी का ना कल्चर होना चाहिए राइट, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुल का कल्चर होना चाहिए। और एक इन्होंने कौन सा बोला है, लैक ऑफ नॉलेज फॉर लोकल लॉ एंड रेगुलेशन कुड इम्पैक्ट ऑडिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an automated environment, the data stored and processing system can be used to get various insight into the way business operate. This data can be useful for preparation of management information system, report, electronic dashboard that give a high level snapshot of business performance. In view of the above, you are required to briefly discuss meaning of data analytics, an example of such a data analytic technique. ओके अगेन पहले मैं आपको बता देता हूँ डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। देखिए डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, देखिए डेटा एनालिटिक्स एक टाइप की टेक्निक है, एक टाइप की क्या है ये टेक्निक है। उसमें क्या करता है, जो प्रोसेस है या फिर जो सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस है या जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, लार्ज सेट ऑफ डेटा, लार्ज सेट ऑफ डेटा को क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है। वो क्या करता है, लार्ज सेट ऑफ रॉ डेटा को क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है और आपको प्रेजेंट करता है राइट। आपको प्रेजेंट करता है जैसे कि रिपोर्ट, चार्ट, डायग्राम या फिर इंटरेक्टिव डैशबोर्ड वगैरह कर ले राइट। तो इस केस में जो डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज सेट ऑफ डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस के बेसिस पे क्या करते हैं, अपन को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं राइट। अब ध्यान रखना ये जो काम है वो बहुत शॉर्ट पीरियड में कर सकता है। अब इसके लिए क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें पहले से कुछ क्या होते हैं, रूल्स इनबिल्ट होते हैं राइट, कुछ सेट ऑफ कमांड इसके अंदर होते हैं। उसके बेसिस पे क्या करते हैं, ये सिस्टम काम करते हैं बराबर। अब ये क्या बोल रहे हैं,
तो ये मतलब क्या हुआ, जो रॉ डेटा है उसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑडिटर को या फिर जो एंटिटी है उसको क्या कर रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं। अभी ध्यान रखना, साथ में क्या बोलते हैं, जो ऑडिटर है, आप जो ऑडिट कर रहे हो, आप जो ऑडिट कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको जो डेटा एनालिटिक्स टेक्निक है, डेटा एनालिटिक्स जो टेक्निक है, आपको क्या करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए इन ऑडिट। अब देखिए उसके यूज करने से फायदा क्या होगा, एक तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कुछ चीजें सॉफ्टवेयर करेगा और वो ज्यादा क्या करेगा, इफेक्टिवली कर पाएगा। तो एक तो क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, दूसरी आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। आपने ध्यान रखना, ये ट्रेंड है या फिर पैटर्न है या फिर मान लीजिए कोई अनएक्सेप्शनल क्या है रिपोर्ट है, ये क्या करता है, उसको बहुत अच्छे से क्या करता है, एनालाइज करता है, आपको प्रेजेंट करता है इन द डिफरेंट फॉर्म। तो आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी क्या होता है, अगेन ज्यादा इफेक्टिव होता है, राइट। आपको इरेगुलरिटी का क्या होता है, पता चलता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि आपको कुछ कुछ जगह पे आपको क्या करना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स का आपको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कुछ जनरल टेक्निक जो नॉर्मली यूज करी जाती है। अब देखिए सबसे जो कॉमनली जो यूज करी जाती है वो कौन सी है, ऑडिट कमांड लैंग्वेज, राइट, और केस वेयर। आजकल जो बड़ी बड़ी जो ऑडिटिंग एंटिटी है वो क्या करती है, केस वेयर का भी यूज करती है। इनके साथ दो और यूज होते हैं, कौन सा, एक तो पावर बीआई और एक एल्ट्रिक्स, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो एल्ट्रिक्स की, राइट। तो जो नॉर्मली जो ये चार टेक्निक है, नॉर्मली क्या होती है आजकल यूज होती है इन केस ऑफ ऑडिट। देखिए ऑडिट कमांड लैंग्वेज, उसके है ना नाम से आपको पता चलना चाहिए किसका, ऑडिट कमांड लैंग्वेज। इसमें क्या कर रहा है, ऑडिटर बेसिकली कुछ कमांड दे रहा है, सॉफ्टवेयर को कुछ कमांड दे रहा है। अभी देखिए ऑडिटर क्या करता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है उस सिस्टम पे, या फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, सिस्टम पे क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को सिस्टम में क्या करता है, अपलोड करता है, अपडेट कर लेता है। फिर वो क्या करता है, उस सिस्टम को कमांड दे देता है। अगर सबसे बेसिक एग्जांपल दूं तो कौन सा, एक्सेल का, स्प्रेडशीट का। उसमें अपन क्या करते हैं, एंटिटी की सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। अब मैं मान लीजिए क्या कर रहे हैं, मैं एक्सेल को शॉर्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस स्प्रेडशीट को शॉर्ट कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, उसको कमांड दे रहा हूँ कि जो भी ट्रांजेक्शन 10,000 से ऊपर के हैं आप मुझे क्या करिए, वो बताइए। या फिर जो भी इनवॉइस है जो क्या है, डुप्लीकेट है, आप मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए। या फिर किसी का डुप्लीकेट है, डबल पेमेंट हुआ है, आप क्या करिए, मुझे वो बताइए। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा बिल है या फिर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जहाँ पे क्या है, कोई एडिक्वेट वैल्यू है, कोई एडिक्वेट वैल्यू है, तो आप क्या करिए, मुझे वो भी बताइए, बराबर। या फिर मान लीजिए अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो क्या है प्रॉपर्ली ऑथराइज नहीं था, अपन इस तरीके के भी रूल्स है ना इनबिल्ट कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर में। अगर कोई ऑथराइज नहीं था, आप क्या करिए, मुझे वो भी बताइए, बराबर। तो ये क्या है, ऑडिटर क्या करता है, इस तरीके से कमांड देता है। तो ऑडिटर उन चीजों को मैन्युअली चेक करे, इससे बेटर क्या है, जो सिस्टम है उसको बहुत कम टाइम में एक्यूरेटली क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर देगा। साथ में ध्यान रखना, वो डिफरेंट फॉर्म में भी क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकता है डिफरेंट फॉर्म में। जैसे कि टैली में आजकल फीचर्स आते हैं, टैली खुद भी क्या करता है, ग्राफ फॉर्म में क्या करता है, डेटा प्रेजेंट वगैरह करता है, या फिर दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो एक तो कौन सा हो गया, ऑडिट कमांड लैंग्वेज। दूसरा कौन सा हो गया, केसवेयर। केसवेयर क्या है, ये है ना स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, स्पेसिफिकली ऑडिट के लिए क्या है, ये है ना सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं। ये पूरे ऑडिट प्रोसेस को क्या करते हैं, ऑटोमेट कर लेते हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं, पूरे ऑडिटिंग प्रोसेस को, पूरे ऑडिटिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर स्ट्रीमलाइन करते हैं, उसको ऑटोमेट कर लेते हैं, बराबर। फॉर एन एग्जांपल देखिए, आपको एक लार्ज एंटिटी की क्या कर रहे हो, ऑडिट करने जा रहे हो, राइट। आपके पास बहुत सारे क्या है, टीम मेंबर्स है, बराबर। अब उसमें क्या होता है, इस केसवेयर में एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है और अपडेट करी जाती है। साथ में ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन का ट्रैक भी रखता है, बराबर। अब इस सॉफ्टवेयर में अगर सॉफ्टवेयर ज्यादा अगर अच्छे से डेवलप है तो सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है डिटेल रिकॉर्ड, एक होता है समरी, एक होता है सिग्निफिकेंट, कोई अगर फाइंडिंग्स वगैरह या फिर कोई सिग्निफिकेंट इश्यू वगैरह है तो उसके लिए अलग एक और क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो मान लीजिए हमने जो भी ऑडिट प्लानिंग करी थी या जो भी इनिशियल डिसीजंस थे वो क्या होते हैं, सब उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक हमें जनरल चेकलिस्ट हम क्या करते हैं, उसके अंदर अपलोड कर लेते हैं, बराबर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस चेकलिस्ट के बेसिस पे चेक करता है प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस क्या उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या जो हमने टाइम फ्रेम उसके अंदर जो इनबिल्ट क्या है, क्या आपका जो परफॉर्मेंस है ऑडिट का प्रोग्रेस है, क्या उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है या नहीं है, बराबर। साथ में जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, साथ में ध्यान रखना ये जो सॉफ्टवेयर है आपके वर्किंग पेपर्स, आपके जो वर्किंग पेपर्स होता है ये क्या करता है, उसको भी मैनेज करता है, बराबर।
दो पार्ट में, वर्किंग पेपर्स को दो पार्ट में मैनेज करता है। एक तो डिटेल्ड वर्किंग पेपर्स, एक तो डिटेल्ड वर्किंग पेपर्स, उसमें ध्यान रखना माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल्स क्या करता है, ये अलग रिकॉर्ड करता है। एक ध्यान रखना हाईलाइट ऑफ द वर्किंग पेपर, इसको यहाँ पे बोलते हैं समरी ऑफ द वर्किंग पेपर, उसको ध्यान रखना अलग से मैनेज करता है। उसमें क्या होता है सिग्निफिकेंट इश्यूज या फिर जो कोई सिग्निफिकेंट मैटर वगैरह होते हैं या फिर कोई मेन जो है ना ट्रैक पॉइंट होता है, ये क्या करता है उसको अलग से रिकॉर्ड करता है। अब जो भी आपके जो एंगेजमेंट टीम ने जो भी एविडेंस कलेक्ट किया या फिर जो भी है ना इन्फॉर्मेशन अपडेट करी, वो क्या करती है इस सिस्टम पे अपडेट रहती है और वो इन्फॉर्मेशन सबके पास क्या होती है एक्सेसिबल होती है। और अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है तो ध्यान रखना उसका जो पॉपअप नोटिफिकेशन कैसे होता है, उन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन एज शेयर कर देता है, राइट। इसको क्या बोलते हैं कैश फेयर। तो ये क्या करता है और अल्टीमेटली आपके ऑडिट को क्या करता है और इफेक्टिव करता है, राइट। इसका और डिटेल में एग्जांपल ले सकते हैं पर यहाँ पे इतना इनफ है। कैश फेयर समझ में आया। फिर ध्यान रखना क्या है पावर बीआई, क्या है, एक सेकंड गाइस होल्ड करिएगा। ओके, हम कहाँ थे, पावर बीआई पे। देखिए पावर बीआई बड़ा सिंपल है, उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। आई थिंक जो पावर बीआई है आई थिंक ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, मैं ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ पावर बीआई को लेके। तो देखिए पावर बीआई बेसिकली क्या करता है देखिए पावर बीआई बेसिकली क्या करता है, जो डेटा होता है उसको क्या करता है ये प्रेजेंट करता है इन डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि चार्ट फॉर्म में या फिर इंटरेक्टिव डैशबोर्ड फॉर्म में। तो इससे क्या होती है आपको इन्फॉर्मेशन का एक तो हॉलिस्टिक व्यू मिलता है, राइट। साथ में ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको नॉर्मली आपको है ना वो आपसे है ना आपके ध्यान में नहीं आती या फिर आप क्या करते हैं उसको है ना इग्नोर कर लेते, ये क्या करते हैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी क्या करती है हाईलाइट करके आपको है ना डिफरेंट फॉर्म में बताती है, राइट। दैट इज व्हाट अ पावर बीआई। तो जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर का परफॉर्म कर रहे हो तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो पावर बीआई का यूज कर सकते हो, बराबर। एंड लास्ट वन कौन सा था, एल्टेरिक्स। एक बार उसकी स्पेलिंग देखें, एल्टेरिक्स की स्पेलिंग क्या है, ALTERYX, ALTERYX एल्ट्रिक्स। देखिए एल्ट्रिक्स बेसिकली क्या है, देखिए आजकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े हो गए, बहुत आईटी डिपेंडेंट हो गए, हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होने लग गए, राइट। तो ये एल्ट्रिक्स बेसिकली क्या करता है, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जैसे कि मान लीजिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर कोई सॉफ्टवेयर हो गया या फिर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड या फिर उसके जो लिमिट वगैरह होती है अथॉरिटी वगैरह उसको लेकर कोई है ना दूसरा है ना सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये बेसिकली क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर या फिर HR डेटा का सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है बेसिकली एल्ट्रिक्स, ये क्या करता है इसमें से इंफॉर्मेशन को क्या करता है एक्सट्रैक्ट करता है और क्या करता है उनको इंटीग्रेट करता है, क्या करता है इंटीग्रेट करता है। और उसके बेसिस पे ऑफ कोर्स इसमें क्या होता है डेटा एनालिटिक्स की अपन बात करें, याद तक अपन किसकी बात कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स, जो क्या करते हैं रॉ इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं और उसके बेसिस पे क्या करते हैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या करता है उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको इंटीग्रेट करेगा। अब मान लीजिए सपोज एन एम्प्लॉय, अब वो क्या करेगा फाइनेंशियल के बेसिस पे देखेगा उसने क्या ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, राइट, उसने क्या दूसरी एक्टिविटी उसने कर रखी है, उसने क्या एक्सपेंस कर रखे हैं। ये क्या करेगा फाइनेंशियल के बेसिस पे किसी एम्प्लॉय का क्या करेगा इन डेटा को चेक करेगा। साथ में वो क्या करेगा HR डेटा है, राइट, HR डेटा है, उसके बेसिस पे क्या करेगा वो उसकी अथॉरिटी देखेगा, राइट, उसका एक्सेस देखेगा, कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर सकता है, कौन कौन से परमिशिबल है, वो क्या करेगा इन दोनों को क्या करेगा असेस करेगा और क्या करेगा एनालाइज करेगा। और उसके बेसिस पे क्या करता है एल्ट्रिक्स एक अपनी है ना रिपोर्ट जनरेट करता है, राइट। एल्ट्रिक क्या करता है एक रिपोर्ट जनरेट करता है। तो अपन मैन्युअली सारा काम करें, एल्ट्रिक्स क्या करता है कुछ ही मिनटों में क्या कर सकता है अपन को या ना इसकी एडुकेट रिपोर्ट बना के दे सकता है। साथ में अगर कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट है या कोई इरेगुलरिटी है तो वो क्या करता है एल्ट्रिक्स उसको भी हाईलाइट करके देता है। तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हो। तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट इसका यूज करता है, ऑडिटर आप भी इसका यूज कर सकते हो। ध्यान रखना फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन में आपको एल्ट्रिक्स और इफेक्टिवली हेल्प कर सकता है। अगर आपको ऐसा आइडिया लगता है जहाँ पे क्या है वो प्रॉन टू फ्रॉड है, राइट, वहाँ पे क्या है फ्रॉड इंस्पेक्टर है, तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पे एल्ट्रिक्स का यूज कर सकते हो, राइट। तो देखिए मेरे ख्याल से मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। एंड साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, CA Rohan is planning to use CAT extensively in audit of a company for compliance test or substantive test. Can you list out example of few situation of test performed by him using CAT? एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं। अभी अपने इससे जो पहला वाला क्वेश्चन देखा था मैंने आपको उसमें कुछ कमांड के एग्जांपल बताए थे, राइट। एक बार अपन इसी को एक बार वापस से गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए एक इसने कमांड दिया है कैश ट्रांजेक्शन अबाउट 10,000। इसने कमांड क्या दिया है आइडेंटिफाई एक्सेप्शन। एक इसने कमांड दिया आइडेंटिफाई एरर। जैसे कि मान लीजिए अपने बोला था किसी में कोई नल वैल्यू, जैसे कि सारी वैल्यू आनी चाहिए, अगर किसी में कोई वैल्यू नहीं है तो वो क्या है बेसिकली एरर है। अगर ऐसा कोई है तो आप क्या करिए उसको भी बताइए। कैलकुलेशन आप वापस करने का बोल सकते हो। अगर मान लीजिए मैं उसको कोई बिल देता हूँ, उसको बोलता है इसका क्या करिए वापस कैलकुलेशन करिए, देखिए सारा प्रॉपर है या नहीं। या फिर उसको एम्प्लॉय रिकॉर्ड देता हूँ, उसको बोलते हैं क्या चेक करिए इसके रिगार्डिंग जितने भी कैलकुलेशन क्या ये अप्रोप्रिएट है या नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ रिकॉर्ड को लेकर अपन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इनवॉइस विच डू नॉट हैव अ वेंडर नेम। डेटा कंप्लीटनेस को लेकर अपन क्या कर सकते हैं, अगेन कमांड दे सकते हैं उसी टाइप का। नल वैल्यू इन एनी की फील्ड सच एज डेट, इनवॉइस नंबर और वैल्यू और नेम। डेटा कंसिस्टेंसी का अपन कोई कमांड दे सकते हैं, जैसे कि इनवॉइस विच आर नॉट इन द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। अगर किसी को डुप्लीकेट पेमेंट है तो अगर उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, राइट। अकाउंट एक्सीडिंग ऑथराइज्ड लिमिट। एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना, अपन पहले वाले क्वेश्चन ऑलरेडी रीड किया था तो आप आराम से इसको कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी इज प्लानिंग टू यूज रोबोटिक process automation to streamline its hiring process. Earlier, the company used to hire from a campus of various management institutes, leading to high recruitment cost, inefficient high yield, and resultant lack of diversity. How RPA can be used to automate the hiring process? List out a tentative few such steps. What could be likely benefit of using RPA in hiring process? Okay. देखिए सबसे पहले आपको बेसिकली थोड़ा बता देता हूँ कि RPA क्या होता है। देखिए अगर आपने इससे पहले अगर आईपीए को रीड नहीं भी रीड किया है तब भी आप इसको आराम से अब समझ सकते हो, राइट। अब देखिए ये क्या होता है, आरपीए क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड रोबोट होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड रोबोट होता है। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना बोट भी बोलते हैं। अगर आप टेलीग्राम वगैरह है ना एक्सटेंसिवली यूज करते हो, अगर आपने उसकी डिटेल चेक करी होगी तो वहाँ पे बहुत सारे बोट यूज होते हैं। वो भी क्या है बेसिकली आरपीए, राइट। वो भी क्या है बेसिकली आरपीए। अब ये देखिए ये जो सॉफ्टवेयर बेस्ड रोबोट होते हैं या फिर अपन में सिंपल लैंग्वेज में बात करें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड रोबोट या फिर बोट, ये क्या करते हैं बेसिकली, इसमें हम क्या करते हैं पहले तो कुछ सेट ऑफ कमांड डालते हैं या फिर कुछ रूल्स वगैरह डालते हैं, राइट, जिसके बेसिस पे क्या करते हैं बोट काम करते हैं। अब ध्यान रखना ये जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है ये नॉर्मली रूटीन नेचर के या फिर कंप्लायंस नेचर के काम करने में ये क्या होते हैं बहुत इफेक्टिव होते हैं। देखिए आपने टेलीग्राम में बेसिकली देखा होगा, जैसे हम भी करते हैं काफी बार क्या होता है कि जो चैनल वगैरह होता है या फिर जो ग्रुप वगैरह होता है वहां पे क्या होता है हम बोट लगा देते हैं, राइट। क्या करते हैं एक उसमें सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, अब मैंने उस सॉफ्टवेयर में एक कमांड डाल रखा है कि ध्यान रखना लिंक बेस कोई भी मैसेज ध्यान रखना इसमें नहीं आएगा, लिंक बेस से कोई भी मैसेज इसमें नहीं आएगा। तो बोट अब ये क्या है कंप्लायंस नेचर टाइप का हो गया। अब बोट क्या है उस कंटिन्यूस 24/7 एक्टिव रहता है और जैसे कोई लिंक आता है वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है डिलीट करता है, ऑटोमेटिक क्या कर रहा है उसको डिलीट कर रहा है, राइट। अब एक चीज समझना बेसिकली है ना ये रोबोट कर क्या रहा है, राइट। ये क्या कर रहा है ह्यूमन जो काम करता धीरे धीरे बेसिकली उसको चेक करते हुए, राइट, ये क्या कर रहा है उसको और इफेक्टिवली 24/7 क्या कर रहा है ये बोट कर रहा है। अब ये बोट सही तरीके से काम करे इसलिए जरूरी है क्या हो सेट ऑफ कमांड उसके अंदर सही हो या फिर जो रूल्स है वो ध्यान रखना सही से लगे हुए हो। अब बोट बेसिकली क्या कर क्या रहा है, एक तो ध्यान रखना ये आपके सिस्टम में क्या हो रहा है, एक तो ये ना इंटीग्रेट हो रहा है, राइट। एक तो क्या इंटीग्रेट हो रहा है, साथ में ध्यान रखना ये क्या कर रहा है इंटरैक्ट भी कर रहा है,
ये क्या कर रहा है, इंटरेक्ट भी कर रहा है। ध्यान रखना, आप बोर्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बोर्ड के रिगार्डिंग और ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप टेलीग्राम से देख सकते हो, राइट। ये क्या करता है, आपके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेट ऑफ रूल्स implemented in such a robotic process ऑटोमेशन। जो भी इस सॉफ्टवेयर में जैसे भी जो सेट ऑफ कमांड डाले गए हैं उसके बेसिस पे क्या कर सकता है, इंटरेक्ट भी कर सकता है। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि आरपीए बेसिकली होता क्या है। अब हमको है ना बताना है कि हायरिंग प्रोसेस में आरपीए किस तरीके से हेल्प कर सकता है, हायरिंग प्रोसेस में, राइट। अब देखिए इंस्टीट्यूट का एग्जांपल मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर अपन बेसिकली एक चीज देखते हैं कि हायरिंग प्रोसेस में किस तरीके से रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी क्या कर सकती है, जो भी करियर जो साइट्स होती है, राइट, करियर साइट्स होती है वहां पे क्या कर सकती है, वो एक अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकती है। अगर पर्टिकुलरली जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे को भी जॉब करनी है तो मैं ऑफकोर्स naukri.com या फिर कोई ऐसी साइट्स है मैं वहाँ उसको विजिट करूंगा, राइट। तो वहां पे क्या कर सकती है कंपनी, एडवर्टाइजमेंट कर सकती है अगर वैकेंसी वगैरह होती है तो, राइट। मान लीजिए उनको कोई ऑडिटर, मान लीजिए उनको कोई इंटरनल ऑडिटर वगैरह चाहिए या फिर मान लीजिए उनको कोई अकाउंटेंट वगैरह चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट प्लेस कर सकते हैं। अगर मुझे मान लीजिए अगर मुझे उसके लिए काम करना है, राइट, मान लीजिए मुझे कोई है ना इंजीनियर, मतलब मान लीजिए कोई कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए मान लीजिए मुझे हायर कर रहे हैं या फिर मुझे मैनेजमेंट की पोजीशन के लिए अगर मान लीजिए मुझे हायर कर रहे हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, वहां पे अपना एडवर्टाइजमेंट प्लेस कर लेगी। अब वो एडवर्टाइजमेंट मुझे डायरेक्टली कहाँ लेके जाएगा, कंपनी की साइट पे लेके जाएगा, राइट। अब वो एडवर्टाइज मुझे कहाँ लेके जाएगा, डायरेक्टली कंपनी की साइट पे लेके जाएगा। अब यहाँ से काम किसका शुरू होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का। अब वो देखिए क्या करेगा, सबसे पहले वो यूजर से क्या करेगा, कुछ डेटा लेगा। अब देखिए मैं पहले ही क्या कर रखा है, मैंने जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है या फिर जो बोट है मैंने क्या कर रखा है, उसके अंदर कुछ चीजें पहले से है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने उसको पहले से दे रखे हैं। मैंने उसको बोल दिया कि तेरे को यूजर से कुछ डिटेल्स लेनी है, उसका एज, उसका नाम, उसका एक्सपीरियंस, उसका क्वालिफिकेशन, उसने कौन कौन से फील्ड में काम किया हुआ है, उसको कौन कौन से फील्ड का नॉलेज है, राइट। ये मैं क्या किया है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उनको दे रखे हैं, बराबर। तो ये क्या करेगा, उसके बेसिस पे क्या करेगा, यूजर से डेटा लेगा, बराबर। फिर ये ध्यान रखना, ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या करेगा, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पे क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। जो डेटा उसके अकॉर्डिंग है, जो उसके पैरामीटर में आ रहे हैं, वो क्या करेगा, उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, बाकी को वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। बाकी को क्या करेगा, वहीं पे रिजेक्ट करेगा। अब जो आगे जो फॉरवर्ड हुए हैं, हो सकता है मैं वहां क्या करूं, उनका एक बेसिक टेस्ट क्या करूं, वहां पे उनका ले लूं, राइट। मान लीजिए मैं एमसीक्यू बेस क्या करूं, उनका वहां पे कोई है ना बेसिक टेस्ट ले लूं, जहाँ पे मैं ना उनको 10 डिफरेंट है ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ लूंगा डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड, राइट। अब मैंने ना उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, 10 में से 7 क्वेश्चन का क्या कर रहा है, सही से आंसर कर रहा है, 10 में से 7 का सही से आंसर कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसी को आगे फॉरवर्ड करोगे, बाकी को रिजेक्ट कर दोगे, राइट। ये क्या हो रही है, बेसिकली स्क्रीनिंग वगैरह हो रही है। तो मान लीजिए इनिशियली आए थे 100 लोग, सबसे पहले वाले में इसने क्या किया, 70 को रिजेक्ट कर लिया, पीछे कितने रहे 30। अब इसने 30 में से क्या कर लिया, उनका टेस्ट लिया, 30 में से 20 फेल हो गए, पीछे कितने रहे 10। अब इसने 10 को क्या किया, 10 को इसने क्या किया, मैनेजमेंट को उनके रिजल्ट, पहला तो उनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, साथ में उनके जो रिजल्ट्स थे, वो क्या करेगा, ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, इसकी रिपोर्ट क्या करेगा, मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। क्या करेगा, इसकी रिपोर्ट मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करेगा। अब मैनेजमेंट इनिशियली 100 लोगों का जाके इंटरव्यू लिया, दूसरे कैंपस में जाके है ना है ना उनका रिक्रूटमेंट करे। तो वहां पे एक तो क्या होता है, उनके पास है ना अवेलेबिलिटी, मतलब उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं, राइट। जो उस कैंपस में है उनको वहीं से क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक तो इनके पास ऑप्शंस ज्यादा हो गए, दूसरा अब इनको यहाँ पे 100 का इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। ये जो फिल्टर जो आए हैं, जो 20 लोग फेल हो गए, तो जो फिल्टर जो 10 लोग आए, मैनेजमेंट क्या करेगा, इन्हीं का इंटरव्यू लेकर उसके बेसिस पे क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा, मैनेजमेंट का टाइम बचेगा, मैनेजमेंट को ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, राइट। उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, बराबर, कॉस्ट कम होगी। चलिए एक बार इसका आंसर देखते हैं, इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है। देखिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने यही बोला एडवर्टाइजमेंट का, फिर आप क्या करेंगे, आपके साइट पे उसको रीडायरेक्ट करेगी। फिर ध्यान रखना जो रोबोटिक है वो क्या करेगा, उनके पास से इंफॉर्मेशन लेगा। फिर ध्यान रखना एप्लीकेशन को स्कैन करेगा फॉर द एप्लीकेबल रोल। फिर ध्यान रखना उसमें से इन्होंने कोई गेम का बोला है, अपन ने क्या बोला था, यहाँ पे टेस्ट बोला है, अपन क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे और जो भी परसेंटेज उसमें से पास होंगे फिर उनका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, राइट। तो इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, एक तो आपका फुल टाइम एफर्ट इससे कम होगा, दूसरा आपको वाइड एंड असेसमेंट रेंज मिलेगी, जिसमें जो बायसनेस है वो ध्यान रखना कम होगी,
increase the efficiency of the mapping of the interested candidate, reduce recruiting cost, increase higher yield, reduce time to hire, increase diversity, right? आप आराम से लिख सकते हो अब तो इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, enterprises are adopting emerging technology at a rapid pace to create a synergy and harness the latest technology. Give three example of an automated tool used as a part of emerging technology along with the risk and auditor consideration associated with these tools. Okay, देखिए अगेन ये रिपीटेड जैसा है। देखिए सबसे पहले इन्होंने कौन सा इमेजिंग टेक्नोलॉजी में किसका एग्जांपल दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। अगर अपन ने बोला था कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखिए, अब भाई इसको मैं आपको बेसिकली रीड करवा देता हूँ। एक बार उसको रीड करना, इसमें कुछ भी नहीं है कॉमन रिस्क। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं है, अपन ने पहले इसको थोड़ा बहुत देख लिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। व्हाट्सएप में अपना मेटा एआई आ गया है, राइट, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बराबर। चैट जीपीटी जो भी इतना फेमस है वो भी क्या है, एक बेसिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ध्यान रखना ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी डेवलप हुई नहीं है, पर एक डेवलपिंग मोड पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो ध्यान रखना क्या कर सकती है, जिसमें पहला तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा वगैरह होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है, राइट। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्पेशल फीचर है क्या है, वो थिंक, वो सोच भी सकता है, लर्न भी कर सकता है, और उसके बेसिस पे है ना आपको डिसीजंस भी ले सकता है या फिर डिसीजन से रिकमेंड कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आजकल आपको डिसीजन भी लेके बताते हैं कि आपको डिसीजन से लेने चाहिए। तो ध्यान रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, रिलायंस प्लेस हो रहा है। तो जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप चेकिंग करो तो सबसे पहले आपको देखना है उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, सेट ऑफ कमांड क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। देखिए जब भी अपन चैट जीपीटी को एक्सेस करते हैं तो एक डिस्क्लेमर होता है कि चैट जीपीटी आपको कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, गलत डिसीजन दे सकता है। तो आप कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हो तो आप प्लीज आप एक बार उसको क्रॉस चेक करिएगा, राइट। देखिए ये किस टाइप का सिस्टम है, जो थिंक कर सकता है और लर्न भी कर सकता है। AI system utilize data analysis algorithm to make decision based on the predictable methods. Auditor must focus on the logical flow process. Auditor को effectiveness देखनी है algorithm की। Auditor should confirm the understanding of the how the use of AI affect the entity's flow of a transaction. Common risk for AI, security, inappropriate configuration, data privacy, right? ब्लॉकचेन अपन ने बहुत डिटेल में देखा था, एक बार आप इसको रीड कर लेना, इसमें ऐसा कुछ खास अब नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग ग्रेट बेनिफिट बट दे आल्सो कम विद अ वेरिड सेट ऑफ सब्सटेंशियल रिस्क। गिव सम एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क, डिजिटल सिस्टम एंड द कंट्रोल कंसिडरेशन टू कंसीडर व्हाइल असेसिंग टेक्नोलॉजिकल रिस्क। एक बार आपको रीड कर लेते हैं। अगेन अपने जो चैप्टर देखा था, जो पहले जब आईटी बेस्ड रिस्क होती है वही रिस्क यहाँ पे दी हुई है। देखिए पहला तो क्या है, इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग डेटा या फिर प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसका मास्टर डेटा को लेके या फिर प्रोग्राम्स को लेके या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके, उसमें क्या है अनऑथराइज्ड एक्सेस होना या फिर उसमें क्या है अनऑथराइज्ड चेंजेस होना, राइट। साथ में डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा एंड साथ में उसकी क्या है रिकवरी। साथ में क्या है गेनिंग एक्सेस प्रिविलेज बियॉन्ड दोज नेसेसरी। अनऑथराइज्ड या फिर चेंजेस टू मास्टर, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम, फेलर टू मेक नेसेसरी चेंजेस। अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन चेंज हुआ है या फिर मान लीजिए कोई लॉ एंड रेगुलेशन चेंज हुआ है तो ध्यान रखना आईटी में भी आपको ध्यान रखना क्या है, आपको सब्सिक्वेंटली उसमें भी चेंजेस करना पड़ेगा। इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, रिस्क इंट्रोड्यूस्ड व्हेन यूजिंग थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर या फिर साइबर सिक्योरिटी रिस्क। अगेन सेम वही है सारा। सबसे पहले क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी क्या करेगा अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसकी क्या करेगा अंडरस्टैंडिंग लेगा। साथ में क्या करेगा फ्लो ऑफ अ ट्रांजैक्शन देखेगा, क्या करेगा फ्लो ऑफ अ ट्रांजैक्शन देखेगा, किस तरीके से इनिशिएट होता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, उसकी किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, उसके बेसिस पे क्या करेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएटली डिजाइन करेगा, राइट। फिर ध्यान ऑडिटर देखेगा एज एप्रोप्रिएट शुड कंसीडर रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी and how those risk may differ from those that arise from the more traditional legacy system, बराबर। उसके बाद ऑडिटर should consider whether digital upskilling or specialists are necessary to determine the impact of a new technology
and to assist in the risk assessment and understanding of the design implementation and operating effectiveness of the control. राइट, तो एक बार बेसिकली है, बेसिक बहुत बेसिक चीज है, एक बार आप इसको रीड करना। राइट, कुछ भी समझाने जैसा इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, गिव एग्जांपल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑडिटर along with the risk associated with it। देखिए बड़ा इजी है। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी। देखिए मैंने इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा देखा भी था, इंस्टीट्यूट का मुझे इतना बेटर लगा नहीं। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बेसिकली कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट अगर मैंने आपको बताया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रटना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब देखिए ड्रोन क्या है, बेसिकली कुछ उड़ने वाला जो अपने इक्विपमेंट देखा था उसको क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं। आजकल ड्रोन क्या हो गए, बहुत एडवांस हो गए। ड्रोन में बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि मोशन सेंसर होता है, हीटिंग सेंसर होता है, उसमें हाई क्वालिटी कैमरा वगैरह लगे हुए होते हैं। तो ड्रोन बेसिकली क्या करता है, हम ऐसे कुछ एरिया जहाँ पे हम नहीं जा सकते वहाँ पे हम ड्रोन को भेज के क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री काउंट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कंडीशंस वगैरह चेक कर सकते हैं। राइट, उसकी काउंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आजकल जो ड्रोन है उसमें भी वो भी ध्यान रखना एआई बेस होते हैं, उसमें भी ध्यान रखना सॉफ्टवेयर लगे हुए होते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, हाई क्वालिटी कैमरा के बेसिस पे क्या कर सकता है, काउंटिंग वगैरह भी कर सकता है। तो ध्यान रखना ड्रोन टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको समझ में आ गया ड्रोन टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो इसका ध्यान रखना, मैनेजमेंट तो यूज करता ही है, साथ में क्या बोल रहा है ऑडिटर, आपको भी इसका है ना यूज करना चाहिए। राइट, तो जब भी आप ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करो आपको अगेन आपको ध्यान रखना उसका स्पेसिफिकेशन आपको देखना चाहिए। राइट, उसका वे ऑफ परफॉर्मिंग आपको देखना चाहिए, उसमें ना बायसनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। राइट, अगर वो सब सही है तो आपको ध्यान रखना वो ज्यादा है ना इफेक्टिव ऑडिट एविडेंस आपको दे सकता है। तो ये पहला कौन सा था, ड्रोन टेक्नोलॉजी। दूसरा ध्यान रखना कौन सा है, दूसरा है अपने पास है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये देखिए ये भी बड़ा बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ऑगमेंटेड रियलिटी। ये क्या है, देखिए अगर अभी अभी आप अगर आप अमेजोन से कुछ परचेज कर रहे हो, मान लीजिए आपने अगर परचेज कर रहे हो टीवी या फिर एसी, अगर नहीं कर रहे हो तो एक बार आप अमेजोन पे जाइए और एसी या टीवी परचेज करिए। तो अभी अभी अमेजोन एक नया फीचर दे रहा है कि आप देखिए कि आपके रूम में ये एसी कैसी लगी हुई दिखेगी। आप अपने फोन के कैमरा को वॉल की तरफ प्लेस करोगे ना तो आपको बेसिकली बताएगा कि एसी कैसी लगी हुई दिखती है। इसको ही क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी। ये क्या करता है, जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, जो अपना रियल वर्ल्ड है, राइट, मान लीजिए जिस कमरे में भी बैठा हूँ, जिस स्टूडियो में बैठा हूँ, राइट, ये क्या बोलता है, ये जो रियल लाइफ वर्ल्ड है ये ध्यान रखना उस पर क्या करता है, एक डिजिटल लेयर सेट करता है। राइट, उस पर क्या करता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट को प्लेस करता है। आप एक्चुअली चीज को जाके परचेज करो उससे पहले ही आप क्या कर सकते हो, वहां पे उसको प्लेस करके देख सकते हो कि क्या ये उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। इसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी। राइट, तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट को क्या बोल रहा है कि देखिए मैनेजमेंट क्या करता है, कोई सिस्टम इंप्लीमेंट करे या फिर कोई फर्नीचर वगैरह लगाए उससे पहले आप क्या करिए, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप क्या करिए, देखिए कि उस प्लेस के लिए एडिक्वेट है या नहीं। राइट, अब मान लीजिए मैं ऑडिट के पर्पज से तो अभी मैं इसके लिए प्रॉपर एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, पर मान लीजिए आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह आपको करना है। देखिए अपने कॉस्टिंग में देखा था यू शेप मॉडल वगैरह होते हैं, राइट, या फिर डिफरेंट शेप ऑफ है ना क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स आपको दिए हुए हैं फॉर द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो ध्यान रखना मैं क्या कर सकता हूँ, ऑगमेंटेड रियलिटी के बेस पे, राइट, एआर की है ना टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया या फिर प्लॉट जहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, एआर की हेल्प से वहां पे है ना बिना उसको खरीदे मैं उसको क्या करूंगा, वहां पे प्लेस करके देखूंगा, चेक करूंगा क्या मेरा इससे सिस्टम है ना और ज्यादा बेटर होगा, क्या और ज्यादा है ना इफेक्टिवली ऑपरेट करेगा या नहीं करेगा। अगर मेरे को लगता है ये करेगा तभी मैं क्या करूंगा, उसको वहां पे इंप्लीमेंट करूंगा। बराबर, साथ मान लीजिए अगर कोई बैंक है जिसमें है ना कुछ आधा अधूरा फर्नीचर हो रखा है, मुझे वहां पे कुछ और सिस्टम लगाने हैं, तो क्या करेंगे अपन एआर की बेस पे क्या करेंगे, पहले उस सिस्टम को वहां ऐसे ही लगा के देखेंगे, अगर लगता है कि ये सही है तभी हम क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे। तो इससे क्या होता है, अगेन अपना टाइम बचता है, अपनी इफेक्टिवनेस और क्या होती है, बेटर होती है। तो आप क्या कर सकते हो, एआर का यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट इससे एक स्टेप और आगे, ऑगमेंटेड रियलिटी से एक स्टेप और आगे चलते हैं अपन, वर्चुअल रियलिटी।
वर्चुअल रियलिटी। अब देखिए वर्चुअल रियलिटी इससे एक स्टेप और आगे हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी से। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं क्या करता है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा था। अब वर्चुअल रियलिटी क्या कर रहा है, वर्चुअल रियलिटी एक इमेजनरी क्या कर रहा है, वर्ल्ड बना रहा है। क्या कर रहा है, इमेजनरी वर्ल्ड। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक इमेजनरी क्या कर रहा है, वो रूम बना रहा है, राइट। क्या कर रहा है, इमेजनरी रूम बना रहा है। पता है वीआर, अगर आपको इस वर्ल्ड को या फिर इस इमेजनरी रूम को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है। आप एक सर्च करना वीआर हेडसेट, एक वीआर हेडसेट आता है स्पेक जैसे पर बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर अपन मोबाइल लगा सकते हैं। मोबाइल में भी आजकल क्या होती है, वीआर कैपेबिलिटी होती है। अगर आप सेंसर्स देखोगे तो ध्यान रखना वो भी है ना 3D 4D या फिर मल्टी डायमेंशनल को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आजकल क्या होता है, वीआर बेस्ड वीडियो बनते हैं, 360 डिग्री जिसको अपन वीडियो कहते हैं, वीआर बेस्ड वीडियो बनते हैं। अब उस हेडसेट के थ्रू क्या हो सकता है, मैं उन वीडियो को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं वहां पे बेसिकली घूम सकता हूँ। अभी एक्चुअली वैसा कुछ है नहीं, मान लीजिए मैं वैसा रूम बनाने की सोच रहा हूँ, अभी तक मेरे पास वैसा रूम है नहीं, मैं वैसा बनाने की सोच रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वीआर बेस्ड एक उसका है ना वैसा वीडियो बनाऊंगा, बराबर। और मैं उसको बनने से पहले एक्चुअली मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर ट्रेवल कर सकता हूँ। अपन ध्यान रखना, उस पर डिफरेंट सेंसर है ना, वीआर डिफरेंट सेंसर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अपन उसमें गेट लगा सकते हैं, गेट ओपन करने का देख सकते हैं, राइट। अपन उसमें छोटी से छोटी डिटेल अपन डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई गार्डन में हूँ, अपन कोई फ्लावर को कितना डिटेल में देख सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी में अपन क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से उसको उतना डिटेल में देख सकते हैं। मान लीजिए मैं है ना किसी को बोलता हूँ कि तुम क्या करिए, आईफिल टावर जो है, राइट है, उसके जो आसपास का जो भी रोड्स है या फिर जो भी एरिया है, आप क्या करिए, उसका मुझे एक वीआर वीडियो बना के भेजिए, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, उस वीआर वीडियो मुझे बाय मेल भेज देगा, और मैं अपने फोन में अपना फोन क्या करूंगा, उस वीआर हेडसेट में इंसर्ट करूंगा, और मैं एक्चुअली है ना पेरिस जो अपना आईफिल टावर में उसको एक्चुअली घूम सकता हूँ। मैं एक्चुअली उस एरिया को देख सकता हूँ इस तरीके से कि मैं उसी जगह क्या हूँ, प्रेजेंट हूँ। उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी। अब देखिए इसका ऑडिट को लेके है ना एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं अपन। कोई बहुत बड़ा प्लांट है, उसका मैं फिजिकल इंस्पेक्शन करने जाऊं या फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाऊं, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो मैं मैनेजमेंट को क्या बोलूंगा कि आप क्या करिए, जब वो प्लांट लगा रहे हैं या फिर जब भी पॉसिबल हो, आप क्या करिए, एक उसका प्रॉपर बिना वीआर वीडियो, राइट, एक उसका प्रॉपर वर्चुअल रियलिटी वीडियो क्या करिए, मुझे बना के भेज दीजिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उस जगह पे एक्चुअली जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है या फिर डिफिकल्ट है या फिर मैं बाद में जाने की सोच रहा हूँ, राइट, मैं रियल टाइम में क्या कर सकता हूँ, एक बार उसका इंस्पेक्शन कर सकता हूँ विद एवरी माइन्यूट डिटेल्स, राइट। तो अपन क्या कर सकते हैं, एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर जो प्लांट का है जिसका नॉर्मली वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, वीआर की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई ये जो कंपनी है, मान लीजिए उसकी कोई इंडिया से बाहर ब्रांच है, राइट, एक बार मुझे क्या करना है, ब्रांच का ऐसे ही विजिट करना है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मुझे रियल टाइम उसका क्या करिए, वीआर वीडियो बना के दीजिए। वीआर आजकल ध्यान रखना रियल टाइम पे सपोर्ट करता है, आजकल कैमरा आते हैं जो ध्यान रखना रियल टाइम विद टाइम एंड डेट क्या होगा उसमें है ना प्रेजेंट होगी, मैं उसका रियल टाइम क्या कर सकता हूँ, विजिट कर सकता हूँ। तो ऑफकोर्स आप वीआर का ऑडिट में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। वीआर समझ में आया आपको। अब आपको एक नेक्स्ट स्पेशल चीज समझाते हैं, कौन सी, मेटावर्स। देखिए मेटावर्स थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, पर बिलीव मी गाइस, जो टेक्नोलॉजी का पेस है बहुत फास्ट है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। ये बोल रहे थे बाय द एंड ऑफ 2050 2060 कि मेटावर्स फुल्ली इफेक्टिव होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है बाय द एंड ऑफ 2040 मेटावर्स फुल्ली इफेक्टिव हो जाएगा। देखिए मेटावर्स बेसिकली है क्या, ये ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इससे भी एक स्टेप और आगे है, इससे भी एक स्टेप आगे है। देखिए अगर आपको पूरा हो गया है, अगर आपको मेटावर्स थोड़ा बहुत पता है, अगर आप नहीं सुनना चाहते आप वीडियो को यहीं रोक लीजिए, राइट, कोई जरूरी नहीं है। पर अगर आप मेटावर्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो तो 5 मिनट का वीडियो और पेंडिंग है, 1 सेकंड का होल्ड करिएगा। तो हम कहाँ थे, मेटावर्स पे। तो देखिए मेटावर्स बेसिकली होता क्या है, आप सबने पबजी तो खेला होगा, और साथ में आपने अभी क्या बोला था, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या था, एक वीडियो था जिसमें वो बेसिकली सिर्फ एक वीडियो था जिसको मैं वर्चुअली फील कर सकता था, वहाँ पे घूम सकता था, सब कुछ कर सकता था, पर वो एक बेसिकली क्या था, सिर्फ वीडियो था। अब मेटावर्स क्या है, आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेशन या फिर जो टॉप आईटी प्रोफेशनल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी से एक स्टेप और आगे। हाँ, मैं किस पे था, पबजी पे था। अब सबने पबजी खेला ही होगा, तो पबजी पे बेसिकली क्या है, एक इमेजनरी दूसरा वर्ल्ड बना दिया है, बराबर, इमेजनरी वर्ल्ड बनाया है। यहाँ पे क्या होता है, एक अपना ही पर्सन, राइट, मान लीजिए मैं किसी पर्सन के नाम से क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे खेल रहा हूँ, बराबर। तो वहाँ पे एक क्या है, मेरा ही एक अवतार, बराबर, या फिर मेरी ही एक रेप्लिका क्या कर रहा है वहाँ पे
मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दूसरे जो भी लोग अवेलेबल है मैं क्या कर सकता हूँ, उनसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ, राइट। इट्स अ टाइप ऑफ मेटावर्स, इट्स टाइप ऑफ मेटावर्स, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन उनसे इंटरेक्ट वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे अपन परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बराबर। उसी टाइप से मेटावर्स क्या है, इस पबजी जैसा ही मेटावर्स है, बस पबजी एक गेम है, साथ में वो 2D है। मेटावर्स मल्टीपल फॉर्म में हो सकता है। ये सबसे मेन क्या है, ये एक इमेजनरी वर्ल्ड है, इमेजनरी वर्ल्ड है, बट कैसा है, वैल्यूएबल है, कैसा है, वैल्यूएबल है। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमारा सिटीजनशिप होती है इंडिया की, जैसे हमारा है ना आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, उस मेटावर्स, जैसे कि मान लीजिए कोई है ना रिलायंस ने कोई मान लीजिए कोई बहुत एक मेटावर्स वर्ल्ड बना दिया, राइट। मान लीजिए उसके है ना आईटी लोगों ने, तो अपन एक नाम देते हैं वर्ल्ड का, आरवी वर्ल्ड। क्या है, एक मेटावर्स बना दिया है आरवी वर्ल्ड। देखिए इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप इसका एक्सेस चाहिए, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। वो आपको क्या देंगे, कुछ क्रेडेंशियल्स वगैरह देंगे, राइट। और ध्यान रखना, जिस तरीके से आपकी लॉगिन आईडी होती है उसी तरीके से आपके क्या होंगे, क्रेडेंशियल्स होंगे, आपका उस इमेजनरी वर्ल्ड में आपका क्या होगा, एक अवतार होगा। अब इस जो आईटी प्रोफेशनल्स है या फिर जो टॉप कॉर्पोरेशन है वो बोल क्या रहे हैं, मेटावर्स में एक्चुअली होने क्या वाला है। मेटावर्स में एक्चुअली जो आप जो एज ए पर्सन आप उसको एक्सेस कर सकते हो, साथ में जो कॉर्पोरेट वगैरह है वो भी ध्यान रखना मेटावर्स को एक्सेस कर सकती है। वो ध्यान रखना वहां पे अपनी एक इमेजनरी बिल्डिंग बना सकती है, राइट, स्ट्रक्चर बना सकती है, वहां पे प्लॉट खरीद सकती है, लैंड खरीद सकती है, उसको बेच सकती है, राइट। अपने बिजनेस ऑपरेशंस क्या कर सकती है, कंडक्ट कर सकती है। मान लीजिए रिलायंस ट्रेंड क्या कर सकता है, एक अपना आउटलेट वहां पे उसमें खोल सकता है। अब वहां पे जाके, राइट, उस मेटावर्स में अब घर बैठे आप क्या करोगे, उस मेटावर्स को क्या करोगे, एक्सेस करोगे एज ए रियल वर्ल्ड। आप जो रिलायंस का जो ट्रेंड है आप वहां पे जाके एक्चुअली क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो कि वो कैसे लग रहे हैं कपड़े, आप वहीं पे उसका पेमेंट कर सकते हो, राइट। जैसे क्रिप्टो करेंसी आप वहां पे उसका पेमेंट कर सकते हो। और ध्यान रखना वो जो ड्रेस है एक्चुअली आपके घर में आपका क्या होगा, डिलीवर होगा। आपका एक फ्रेंड मान लीजिए है ना अहमदाबाद बैठा है, आप मुंबई बैठे हो, आप ध्यान रखना आप दोनों ही उस मेटावर्स में क्या कर सकते हो, एक दूसरे से मिल सकते हो। जैसे अपन पबजी में कैसे मिलते हैं, आप वैसे ही उसमें मिल सकते हो, साथ में शॉपिंग कर सकते हो, राइट, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इट इज वॉट मेटावर्स। अब मेटावर्स में आप जो है ना, जो आर वर्ल्ड जो अपनी क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बेच रहा है, राइट, इसमें भी क्या होंगे, प्रॉपर वैल्यूएशन होगा। तो फ्यूचर में मान लीजिए अब अपन थोड़ा सा ना ऑडिट के पर्सपेक्टिव में आ रहे हैं, राइट। अब ध्यान रखा अपन क्या कर रहे हैं, ऑडिट के पर्सपेक्टिव में आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स ऑडिटर को भी इस टेक्नोलॉजी का यूज पता होना चाहिए। अब अगर कोई एंटिटी ने उस मेटावर्स में कोई लैंड खरीद रखा है या फिर अपना आउटलेट खोल रखा है, उसकी उसने कोई वैल्यू दी है ना, पे किया है, तो ऑफकोर्स एंटिटी उसकी कोई वैल्यूएशन काउंट करेगा। तो एंटिटी क्या करेगा, उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बताएगा, राइट। एंटिटी क्या करेगा, उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताएगा। तो ऑडिटर को एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, जो मेटावर्स की जो प्रॉपर्टी है, राइट, जो मेटावर्स की जो प्रॉपर्टी है, राइट, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, मेटावर्स की प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा, उसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, राइट, क्या एंटिटी का उस पर राइट वगैरह है, बराबर। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, मेटावर्स का भी प्रॉपर्ली यूज करना पड़ेगा। मेटावर्स अच्छे से समझ में आया गाइस, चलिए थैंक यू गाइस। एक बार रीड करवाए, आप एक बार रीड कर लोगे, एक बार रीड कर लेना, वीडियो और लंबा हो जाएगा, एक बार इसको रीड करना। अगर बाई चांस आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे प्लीज बताना। राधे राधे, थैंक यू।